आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से यह योगाहार कार्यक्रम कोरोना काल से अनवरत चलता हुआ, एक भी दिन गैप नहीं हुआ है। और रोज हम योग करते हैं और योग के साथ हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आहार की चर्चा, सामाजिक चिंतन की चर्चा करते हैं, राष्ट्र धर्म की चिंता करते हैं, और हम अपने समाज को शिक्षा, सांस्कृतिक संस्कार की चिंता करते हैं। और ये चर्चा हो रही है, इसमें हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार एवं पतंजलि किसान सेवा समिति के द्वारा संचालित यह योगाहार कार्यक्रम हम 700वें दिन की ओर बढ़ रहे हैं, और हम इसी प्रकार से अनवरत चलती रहेगी। जैसा परम पूज्य स्वामी जी आस्था टीवी चैनल पर और इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर प्रतिदिन अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, इसी प्रकार से उन्हीं के प्रेरणा से योगाहार कार्यक्रम चलता है। आप सब इसमें आए। अब मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय का परिचय करके और उन्हें सादर आमंत्रित करें। उनका सम्मान भी हम भारत की धरती पर हमारे नेपाल से जुड़ी शकुन बहन जी का स्वागत करते हैं। ये अंगवस्त्र हम आपको समर्पण करते हैं, आप इसको स्वीकार करिए। और मैं आदरणीय आज के हमारे जो पाकिस्तान से चीफ गेस्ट महोदय पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और उनको सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। योगाहार के सभी सदस्यों को प्रणाम, सुप्रभात। आज जबकि हम, जैसे आपने कहा कि 669वां दिवस मना रहे हैं, 59वां दिवस मना रहे हैं, 670 दिवस की तरफ हम जा रहे हैं योगाहार की इस कड़ी में। और योग का मतलब ही होता है, जैसे आप जो हमारे अग्रज हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने योगाहार को किसानों के लिए और आम जनमानस के लिए ऐसा मंच बनाया है जिसमें हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग से स्वास्थ्य और भोजन से स्वास्थ्य, हमारी खेती अच्छी हो, हमारा भोजन अच्छा हो, इस तरह का मंच आपने दिया है। और योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो किसान भाई अलग अलग भारत के अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं और देश और दुनिया से जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। और भी हमें खुशनुमा एहसास होता है जब हम आज पाकिस्तान से अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर आशिफ शरीफ जी को इस मंच पर हम स्वागत करते हैं उनका। जैसे कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से खेती को कैसा अच्छा बनाया जाए इस पर विचार करते हैं, इस पर कार्य करते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं खेती के लिए। और उनमें से जो सबसे आगे है, मशाल लेके चल रहे हैं, उसमें डॉक्टर आशिफ शरीफ साहब हैं। आपने PQNK, जो कि इसका फुल फॉर्म होगा पैदावार कुदरती निजाम काश्तकारी, यानी सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम जैविक खेती से ताल्लुक समझ सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के लगभग 12-14 देश आपको फॉलो कर रहे हैं। और भारत में भी 1000 से अधिक जो किसान हैं आपकी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। उनमें से आज भी कई किसान इस मंच पे जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय बाबूलाल जाट जुड़े हुए हैं और सुरजीत सिंह जी अभी बता रहे थे कि वो जुड़ने वाले हैं, और दूसरे कई किसान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशिफ जी लाहौर पंजाब से हैं, जो पाकिस्तान में पढ़ता है और पैदावार मिशन के चेयरमैन हैं और मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रेस्ड बेड होता है उसमें क्रॉपिंग के लिए जाने जाते हैं। मल्चिंग पे आप विशेष ध्यान देते हैं और आपकी तवज्जो ये है कि किसान का जो है कॉस्ट है ऑफ कल्टिवेशन कम किया जाए और कुदरती तौर पर खेत को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसान का बोझ कम हो और सभी के लिए भोजन मिल सके। और खास तौर पर आपका ये दावा है कि हम बंजर जमीन में भी अच्छा रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। और जैसे कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो कार्य किया है उसी तरह से पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी हुआ है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जैविक खेती, नैसर्गिक खेती और नेचुरल फार्मिंग को। उसी तरह से आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय, इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि PQNK है क्या और किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से आप पाकिस्तान में, दुनिया भर में, भारत में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है जी आदरणीय डॉक्टर शरीफ साहब।
سر آپ تک آواز اگر پہنچ رہی ہو. سر ان میوٹ کر لیجئے. سر آصف شریف جی میوٹ ہیں آپ. ابھی آپ نے ان میوٹ نہیں کیا سر. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے سر. ویلکم سر. میں اور جسکرن خالصہ اور پوری ٹیم پنجاب سے آپ کو آپ کا سواگت کرتے ہیں. ہم پورے 2 سال سے پکنک تکنیک پہ ہزاروں ایکڑ میں پنجاب میں کھیتی کر کے دکھائی ہے, اور آج بہت پاگاں پر دہڑا ہے کہ سر سے بات کریں گے, سر سے ڈائریکٹ جڑے ہیں, ان سے جو کسان سنیں گے. ویلکم سر. جی آیا نو. بہت بہت شکریہ جناب. پہلی تو آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں. اور میں پہلے کچھ عرصہ یعنی کہ 10-15 منٹ پہلے ہی جڑ گیا تھا, اور میں نے اپنی کچھ ایکسرسائز بھی دیکھی اور مجھے بڑی پسند آئی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ جوائن کروں اور آپ سے سیکھوں کہ یہ کس طریقے سے ہم ایکسرسائز کریں تو اپنے جسم کو, اپنے شریر کو ایک اچھے طریقے سے ہم مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن جو شریر کی مینٹیننس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کھانا کیا کھاتے ہیں, بھوجن کیا کھاتے ہیں. اگر ہماری خوراک ہی صحیح نہ ہو, جس طرح مرضی آپ ایکسرسائز کرتے جائیں, آپ کے لیے وہ رزلٹس آپ کو نہیں مل سکتے جو ملنے چاہیے قدرتی طور پہ. ہماری اس وقت جو خوراک ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ برائلر خوراک ہے. یہ ایسا جو فیکٹری سے بنا ہوا چکن ہے وہ ہم کھا رہے ہیں, اس میں کوئی نیوٹریشن ڈینسٹی نہیں ہے. پوری دنیا میں بہت ساری ریسرچ ہوئی اور اس کے ریزلٹس آج یہ ہیں کہ لیٹس سے کہ ہم نے آج سے 50 سال پہلے ایک کنو کھایا, اور اس میں جو نیوٹریشن ڈینسٹی تھی, جتنی ہمیں طاقت اس میں سے ملی, آج وہ پوری کرنے کے لیے ہمیں 8 کنو کھانے پڑیں گے. آپ اندازہ کریں کہ نیوٹریشن ڈینسٹی کتنی کم ہوئی ہے. میرے کچھ ساتھی میری ایج گروپ کے بھی شاید ہوں یہاں پہ, کچھ چھوٹے بھی ہوں گے. اندازہ کریں, آپ سوچیں کہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے جو ہم کنو کھاتے تھے, یا کوئی کھیرا کھاتے تھے, یا کوئی بھی چیز کھاتے تھے, اس کا ذائقہ کیا تھا, اس کا ٹیسٹ کیا تھا, اس کا کرسپینس کیا تھی, اس کی شکل و صورت کیا تھی, اس کی اسمیل کیا تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی گوا دی صرف اس لیے کہ ہم نے کہا جی کہ ہمیں پیداوار زیادہ چاہیے. اور یہ گرین ریولوشن ایک ایسا غلط شیطانی نظام لے کے آئے یہ دنیا میں, جس سے سارا کچھ ہمارا تباہ ہو گیا. ہماری زمینیں تباہ ہو گئی, پانی کے وسائل ختم ہو گئے ہمارے, اور پھر موسمیات آپ دیکھیں کس طریقے سے ریڈیکل موسمیات ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسانوں کی غربت کا حالات دیکھیے, وہ پاکستان کا کسان ہو یا انڈیا کا کسان ہو یا امریکہ کا کسان ہو, ایک ہی صورتحال ہے سب کی, کوئی کسی جگہ پہ کوئی فرق نہیں ہے. جتنی بھی ہم یعنی کہ اپنی محنت کر کے جو خوراک پیدا کرتے ہیں, اس میں جو کمائی جو پروفٹ ہے وہ یہ زہریں بیچنے والے اور یہ کھادے بیچنے والے لے جاتے ہیں, اور باقی مشینری بیچنے والے لے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک ورکر بنے ہوئے ہیں ان کمپنیز کے, اور ان کو کمائی آپ کے پاس اپنی تھوڑی سی جو مزدوری ہے وہ رکھ کے باقی ساری کمائی جو ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں بغیر کسی مقصد کے. یعنی کہ ایگرو کیمیکل جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے. اس سے بڑا دھوکہ آج تک نہ دنیا میں ہوا ہے اور نہ ہی شاید ہو. اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کمپنیز ہمیں وہ چیز بیچ رہی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم بیوقوف ایسا کسان, میں بھی 50 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے تک, لیکن اندازہ کریں کہ ہم وہ چیز خرید رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہم بیوقوف بنے جا رہے ہیں, بار بار بیوقوف بنے جا رہے ہیں. جتنی کمائی ہے وہ ساری ان کو دیتے جا رہے ہیں. اپنے گھر بار کا حال جو ہے وہ ہمارا پتلا ہے, ہم اپنے ماں باپ بچوں کا خیال نہیں کر سکتے, ہم ایجوکیشن کا خیال نہیں کر سکتے, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر نہیں کر سکتے. جیسے کھاد کی قیمت بڑھتی ہے ہم اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ریڈیوس کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ آج سے 20 سال آج سے 30 سال پہلے ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ آج سے بہتر تھا. ہم اچھی خوراک کھاتے تھے, ہمارے
ماں باپ کا ہم اچھے طریقے سے خیال کرتے تھے, بچوں کا اچھے طریقے سے خیال کرتے تھے. آج اس چیز کو یعنی کہ ہم پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو ہم ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ساری اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو پوری کر سکیں. یہ ایک میرا شروع کا ایک یعنی کہ آپ سے انٹروڈکشن تھا کہ کس طریقے سے. اب میں آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی پریزنٹیشن دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہیں وہ کریں, کیونکہ سوال کرنے سے ہی ہمارے دماغ کھلتے ہیں, ہمیں عقل آتی ہے, ہمیں سمجھداری آتی ہے. آپ سے میں سیکھوں گا, میں آپ سے سیکھوں گا. اس لیے کھلے دل سے آپ نے سوالات کرنے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں پریزنٹیشن شروع کروں. جی جی آدرنیہ جی. جی شکریہ. یہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا مجھے؟ جی نہیں نہیں آ رہی سر. نہیں آ رہی جی. اسکرین نظر نہیں آ رہی. اب آگی. نہیں ہاں اب آگی سر, اب آگی. آگی سر. جی 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 آگے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد میں امریکہ چلا گیا اور وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور کچھ وقت میں نے اسکرین فورڈ غائب موٹر ہو گئی کمپنی سر. کے ساتھ. اسکرین جی غائب ہوگی سر, اسکرین دکھ نہیں رہی ہے, اب غائب ہو گئی. لیفٹ ہو گئی, لیفٹ. یہ کیا ہو, اب ٹھیک ہے؟ نہیں سر, نہیں آئی نہیں جی. ایکچولی یہ میں گوگل پہ میں نے کبھی کیا نہیں ہے, اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. میں ہمیشہ زوم پہ کرتا رہا ہوں. ایڈ اسکرین, ریکارڈ, شیئر اسکرین. سر جہاں پہ 3 ڈاٹ آ رہے ہیں نا ساتھ میں سر, وہاں سے ایڈ ہوگی ہاں جی اسکرین جی. ہاں there's a جہاں سے three 3 ڈاٹس dots نہیں at آ the رہے سر bottom. رائٹ سائڈ پہ. اوکے ایکچولی میرے پاس ڈسپلے سیٹنگ No, there are 3 dots at the bottom of your screen. اس میں آپشن ہے سر. ہاں جی اسکرین شیئرنگ کی. لیٹ می ری چیک اٹ. میں ایکچولی میرے پاس میں یوز کر رہا ہوں یہ ایپل کا. Oh, you're using the laptop. لیپ سے کر رہے ہیں آپ؟ جی لیپ ٹاپ سے کر جی رہے ہیں؟ ایپل لیپ ٹاپ, جی ایپل کے لیپ ٹاپ پہ. Right at the bottom where your phone is, the phone symbol is, اس کے ساتھ میں 3 ڈاٹ نیچے آ رہے ہیں. I've opened those dots. اس میں white board, change layout, full screen, apply visual effects, turn on No, captions. that's the wrong one. That's even bottom than that. Not where your photo is coming, below that. Yeah, I've seen it's next to the red. ڈاکٹر صاحب نمسکار جی. جہاں فون سمبل ہے. جی ڈاکٹر آصف چودھری جی. جی اوکے. ڈاکٹر صاحب میں مطلب سکرین نہیں چل رہی تو کوئی بات نہیں. میرا آپ سے نویدن ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے مخاربند سے بولتے جائیں تو آپ کی کئی ہوئی باتیں ہمارے لیے امرت کے سامان ہیں. تو آپ کے جو سجھاؤ ہیں وہ آپ مطلب ویژولی کی بجائے آڈیو میں بھی دے دو تو ہمارے لیے ہم بڑی ویٹ کر رہے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے. اچھا اب آ رہی ہے اسکرین آپ کو نظر؟ ہاں جی سر آگی سر. اب آگے سر آ گئی. ہاں جی اوکے. اچھا میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں امریکہ میں تھا اور میں نے وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد میں نے پھر فورڈ موٹر کمپنی
मुझे जॉब ऑफर की और मैं वहाँ पे एक अमेरिकन स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना इसी तरीके से जैसे हमारा पंजाब है और यही वहाँ पे फसलें ग्रो करती हैं और मेरा वहाँ पे ड्यूटी थी कि नई टेक्नोलॉजी जो थी फार्मर्स को फील्ड डे बना के उनको इंट्रोड्यूस करवाना, नई फार्म मशीनरी ने, और ये काम मैं काफ़ी 2-3 साल करता रहा। उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा और यहाँ पे हमारी फार्म लैंड जो थी वो ऐसे बेकार पड़ी हुई थी, बुश लैंड थी, और उसको फिर मैंने बाकायदा तौर पे उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड के ऊपर उसको लेके आया मैं 72 में, और उसकी वजह से फिर पूरा रीजन जो था हमारा वो सारा डेवलप हो गया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा एग्रीकल्चर का रीजन जो है वो ओकाड़ा, दीपालपुर, पाकपटन, आरोवाला ये रीजन है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक शोकेस बना दिया था और वो ऐसा शोकेस बना जिसकी, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो है सड़क के ऊपर है, कुछ 1.5 मील दोनों साइड के ऊपर जो हमारी ज़मीन है, तो विजिबिलिटी इतनी थी कि हर फार्मर जो वहाँ से गुजरता था वो उसको देखता था और उससे फिर वो एक नई जो लाइन ऑफ एग्रीकल्चर थी उसको लेके, जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर या ग्रीन रेवोल्यूशन को की बढ़ोतरी देने वाला पाकिस्तान में मैं ही हूँ। और ये मेरी गलती मैंने आज तक तस्लीम मैं करता रहा हूँ और हमेशा करूँगा कि ये बहुत ब्लंडर हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे पास अक्ल ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि और क्या तरीका है, हमने सोचा ही नहीं था। ये 2008 में मैं ब्राज़ील गया, वहाँ पे एक मेरा बहुत पुराना क्लास फेलो दोस्त है जो दुनिया का सबसे बड़ा गन्ने का शुगर केन का काश्तकार है। वो उसके पास 2,60,000 एकड़ गन्ना है और वो सारा ही ऑर्गेनिकली यूज करता है, कोई एग्रोकेमिकल यूज नहीं करता। उसको एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं यानी कि मशीन डिजाइनिंग बेसिकली माई हॉबी है और उस हॉबी को उसको इल्म था, तो उसको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक बेल थी जो शुगर केन के ऊपर चढ़ती थी और फिर हार्वेस्टर के अंदर रोटर के ऊपर चोक कर देती थी और मशीन खड़ी हो जाती थी, जिससे मशीन जो है उसको साफ करना पड़ता था, वक्त बड़ा ज़ाया होता था। तो उसके लिए फिर मैं मशीन उनको डिज़ाइन करके दी, वहाँ पे मैं ब्राज़ील गया, वहाँ मशीन डिज़ाइन करके दी और फिर वापसी से पहले मैंने उससे कहा कि मुझे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसको दिखाएं ज़रा। उसने मुझे अपना जहाज दिया, बंदे दिए और मैं फिर अमेज़न रिवर के साथ एक स्ट्रिप पे उतरा और आगे मोटर बोट खड़ी थी जहाँ से मैं अमेज़न अपस्ट्रीम जाना शुरू हुआ और वहाँ पे जाके मेरी आंखें खुली कि हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये 40 करोड़ साल से 400 मिलियन ईयर्स से थ्राइव कर रहा है विदाउट डिप्लीटिंग एनी रिसोर्स। किसी चीज की वहां पे कोई कमी नहीं हुई, किसी डीएपी की कमी नहीं हुई, किसी यूरिया की कमी नहीं हुई, किसी पोटाश की कमी नहीं हुई और किसी कीड़े या किसी डिजीज ने वहां पे कोई मसला नहीं क्रिएट किया। तो मेरे ज़हन में बात गई कि ये सोचा जाए, ये देखा जाए कि हम कौन से ऐसे अमल कर रहे हैं जो कुदरती खेती के खिलाफ है। एक कुदरत ने निज़ाम बनाया, क्योंकि पौधा दुनिया में वह चीज़ है जो खुराक पैदा करता है, बाकी हर चीज़ जो है वो खुराक खाने वाली है जो पौधे ने प्रोड्यूस की हुई है। सिर्फ पौधा जो है वो खुराक पैदा करता है और पौधा अगर ना बढ़ोतरी करता इस दुनिया में तो बाकी लाइफ फॉर्म्स आ ही नहीं सकती थी। सो इसलिए इसका बढ़ना जरूरी था। फिर इसलिए कुदरत ने हर इंच जगह पे हर वो चीज़ रखी जो पौधे की ज़रूरत थी और है और होगी आइंदा लाखों करोड़ों सालों में। सो इसलिए हर वो निज़ाम पौधे के लिए ज़मीन में ऑटोमेटिकली बनाया और पौधा ऐसा कुदरत ने बनाया जिसने फ्री मुफ्त में खुराक हर जीदार को, हर जानदार को देनी थी। और हमने इसको एक ऐसे निज़ाम में ले गए जिसमें खुराक हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी खाने यानी कि जहरीली है टोटली, और जहरीली होने के अलावा उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो क्वालिटी जो इतनी ख़राब है, वो चिकन है या वो हमारी सब्जियां हैं या हमारे फ्रूट्स हैं, जिसमें भी हम खादें डालते हैं और जहरों से स्प्रे करते हैं और हल चलाते हैं और पानी की इनंडेशन करते हैं। ये सारा निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ है और इसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि जो हम खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन डेंसिटी है ही नहीं है जो हमारे जिस्म को चाहिए। तो दूसरी बात जो इसमें है वो ये है
कि किस पे क्या चीज हम पढ़, यानी कि आप देखिए कि कुदरत ने ऐसा निजाम बनाया कि आप एक बीज फेंकें तो 100,000 बीज आपको प्रोड्यूस करता है। इससे बड़ा कोई पोटेंशियल किसी और चीज में दुनिया में है ही नहीं। यानी कि 1 से 100 बनने वाली चीज है। आप उसी में हम अगर हम कोई नुकसान कर रहे हैं या हमें वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी हमाकत है। हमें देखना चाहिए कि हमने कौन सी गलती की है, हम कौन सी गलती करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। और ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी खुराक पैदा करें और कम से कम कीमत पे पैदा करें। अच्छी खुराक पैदा करेंगे तो हमें सुकून भी मिलेगा और हम एक अच्छी राह की तरफ जाएंगे। अपनी खुराक, अपने बच्चों की खुराक, अपने जो गांव वालों की, अपने सारे इलाके के लिए खुराक अच्छी प्रोड्यूस करेंगे और वो सेहतमंद होंगे। और जिस तरीके से इस वक्त आप देखिए कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं मरीजों से, जाके हॉस्पिटल में जाएं तो पाँव रखने की जगह नहीं है। आप कैंसर के मरीज देखें, आप खुदा ना करे कि कोई किसी को ये बीमारियां लगें, लेकिन इंतहाई मायूसी की बात है कि किस तरीके से हमें इस तरफ धकेला गया है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि हम कुदरत को देखें। भाई, कुदरत क्या करती रही है 40 करोड़ साल तक? वो किस तरीके से कामयाबी के साथ सरसब्ज़ शदाब पौधों के जरिए हमें खुराक प्रोड्यूस करती रही है, हमारे लिए खुराक प्रोड्यूस करती है, हर जानदार चीज के लिए खुराक प्रोड्यूस करती रही है। तो ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन करें। सो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है ये सारा कोलैप्स कर गया। यानी कि पिछले 50-60 सालों में जो भी हमने तबाही फेरी है एग्रीकल्चर की, ज़राअत की, वो इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। आइंदा आने वाली नस्लें हमें गालियां निकालेंगी कि ये कैसी ऐसी नस्ल थी जो तबाही और बर्बादी करके छोड़ के गई है हमारे लिए। सो सबसे पहले तो यह है कि हमने हल चलाना शुरू कर दिया। कुदरत में तो हल का कोई इंतजाम नहीं, कुदरत ने तो ट्रैक्टर पैदा नहीं किए थे, कुदरत ने अपने ट्रैक्टर पैदा किए हैं जो अर्थवर्म और बाकी जीदार चीज़ों के लिए, जिसने साल को परवलाइज रखना था। हम इरिगेशंस करते हैं, यानी कि पानी जमीन पानी में डुबो देते हैं। ये तो कुदरत का निजाम नहीं। कुदरत ने अपलैंड बनाई थी वेजिटेशन के लिए, पौधों के लिए, और लो लैंड बनाई थी एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि पानी के जानवरों के लिए। अब अपलैंड स्लोप्स में थी, ढलवाने थी, बारिश होती थी, पानी जितना जज़ब हो गया, बाकी रन ऑफ करके नदी नालों से बह के वो समुद्र में चला गया। अब हमने क्या किया कि हमने जब ये नहरी निज़ाम शुरू किया और ये खेत के इर्द गिर्द बंदे बना के पानी छोड़ा, तो हमने अपलैंड को लो लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ज़मीन के अंदर जो हयात हैं वो ज़मीन से ऊपर जो हयात हैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा है, और हमने उनको तैरना नहीं सिखाया। कुदरत ने उनको हमने डुबो के ड्राउन करके मार दिया। सो उसके बाद पानी ज़्यादा जब हम लगाते हैं तो उसके और बहुत सारे नुकसान आते हैं, जैसे आपकी पीएच की इंक्रीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और फिर इतनी आपकी जो हैवी इन्फेस्टेशन होती है पेस्ट की, डिजीज की और वीड्स की, ये सारे मसले जो हैं ये हमारे गलत तरीके काश्तकारी की वजह से हैं। हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पिछले साल एक गवर्नमेंट की हमारी एक मीटिंग थी, उसमें किसानों के लिए मुझे इनवाइट किया गया कि किसानों के लिए गंदम की जो कनकी की गंदम की काश्त है या वीट की काश्त है, पता नहीं आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वीट की प्राइस जो है स्पोर्ट प्राइस क्या रखी जाए। तो उन्होंने कहा जी कि 1650 रुपए मन घर पड़ती है गंदम फार्मर को, और हम 2000 रुपये मन पे खरीदेंगे उनसे। मैंने कहा जी कि मुझे ये बताइए कि फार्मर्स की इनएफिशिएंसी या बेवकूफ़ी की वजह से जो कंज्यूमर है, गरीब आदमी है, वो सजा क्यों भुगते? ऐसी चीज़ जो हम 400 रुपये में मन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप 1600 1650 रुपये मन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमने सिखाना है फार्मर को कि आप किस तरीके से अच्छी क्वालिटी जो है वो कम दामों पे ग्रो कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन जो है जो भी हम करें वो उसके लिए भी करें जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने रोटी भी पूरी कर सके। तो ये एक बड़ा ज़रूरी काम था। अब इसमें क्या हुआ कि लोअर यील्ड्स हो गई हमारी, पुअर क्वालिटी, मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी,
अब हमें आप देखिए कि पिछले 20, 30, 40 सालों से जब से हम ये खादें और जहरें बेचने वालों के पीछे लगे हुए हैं, हमें जो कुछ भी उन्होंने कहा हमने वो किया। कोई चीज, कोई न्यूट्रिएंट उन्होंने कहा कि ये डालें, हमने डाला, लेकिन उसका बेनिफिट हमें क्या मिला? हमने अगर कोई आधा मन या 1 मन कोई यील्ड की इंक्रीज हुई है तो हमने तो उसको पे कर दिया जो बेचने वाला था। हमारे पल्ले क्या पड़ा? हमने तो नुकसान ही उठाया। सो कोई हेडवे नहीं हमारे पास इस वक्त। करंट प्रोडक्शन सिस्टम जो है आपका टोटली फेल हो रहा है, कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है। आप 30 साल से देखें, हम फेल हो रहे हैं। कामयाब होने की क्या यानी कि सिम्टम होते हैं? कामयाब होने के सिम्टम, हम ऐसी खुराक पैदा करें जो खाने के काबिल हो और कम कीमत पे पैदा करें, और हमारे जो पैदा करने वाला है उसकी जेब में कोई मुनाफा आए, उसकी जेब में कोई उसकी खुशहाली हो, लेकिन वो नहीं हो रही, इसलिए सिस्टम आपका फेल हो रहा है। सो मैं कहता हूं कि हम सर के बल खड़े हुए हैं। अब कितनी देर सर के बल खड़े रहेंगे? आपको गिरना ही है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि कुदरत का निज़ाम क्या है, कुदरत किस तरीके से वेजिटेशन करती है, और कुदरत ने ये ऐसा एक कम्प्रीहेंसिव, इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव भी है और कंक्लूसिव भी है, वो निज़ाम कैसे पैदा किया जो इस इतने पीरियड, इतने अरसे से सर्वाइव और थ्राइव कर रहा है। ये हमें सोचने की बात है। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले देखिए कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। 50 यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद फॉसिल फ्यूल जो है वो उसको इस्तेमाल करना पड़ा, गाड़ियां आ गई, और हमारे जो इंडस्ट्री थी, कारखाने थे, वो उस पर चलने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर हमें ट्रैक्टर हुआ। ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद पैसा उन कंपनीज के पास था जो जंग को कोई ना कोई सामान बेच रही थी, वो एमुनिशन की सूरत में हो या वो मशीनरी एंड इक्विपमेंट की सूरत में हो। वो जो कंपनीज थी उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो गई है, ऊपर से यूनाइटेड नेशन बन गया है, आइंदा जंग होने के चांसेस कोई नहीं है, हम क्या करें? उन्होंने एक कार्टेल बनाया, और कार्टेल बना के एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस कर लिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर था। इसको फोकस किया, और जो एमुनिशन बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने खादें बनानी शुरू कर दी और जहरें बनानी शुरू कर दी। अब ये जो डर्टी पंप्स हैं ये खाद से बनते हैं, और इसी तरीके से जो मशीनी इक्विपमेंट बनाने वाली थी उन्होंने ये प्लाव बनाने शुरू कर दिए। अब प्लाव ये इस तरीके से क्यों बनाया गया कि जमीन डिस्टर्ब हो, जमीन का निज़ाम खराब हो, ताकि फार्मर को खाद खरीदनी पड़े, यानी कि फार्मर मजबूर हो जाए खाद खरीदने के ऊपर। ये निज़ाम ऐसा बनाया गया कि सॉइल का, या सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पौधों को खुराक पैदा करके देते हैं, उसका तल्लक जो था वो पौधे से तोड़ दिया। अब जब तल्लक टूटा तो पौधा कमजोर हुआ। पौधा जब कमजोर हुआ तो फिर आपने कहा जी, आपको बताया गया कि जी आप खाद डालें पौधा ठीक हो जाएगा, तो आपने खादें डालें, और उसके बाद जब खादें डालें तो फिर बीमारियां आई। फिर आपसे कहा गया जी बीमारी आ गई है, आप इसके ऊपर आप स्प्रे करें तो आपकी ये फसल ठीक हो जाएगी। तो एक ये निज़ाम जो है इसके ऊपर हमें जो सिलसिला शुरू किया गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली 1958 तक हम बिल्कुल ठीक ठाक थे। 1958 के बाद सारा निज़ाम ख़त्म हुआ। In just 62 years, ecosystem is collapsed, which sustained for millions of years. Vegetation and soil maintained the balance. Industrial crop production process imbalanced the ecosystem by evaporating water and releasing CO2 absorbed by plants and retained by soil. This is the crux of the whole situation. कि पानी हमारे सॉइल जो है इसको पानी जज़ब करने की इसकी सलाही ख़त्म हो गई है। हम पानी लगाते हैं, ज़मीन जज़ब नहीं करती और पानी वो सारा हवा में एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है। उसके बाद जब आप हल चलाते हैं तो सारी जो लाखों सालों से जो कार्बन, सस्टेनेबल सॉइल कार्बन के तौर पे सॉइल में जमा थी, उसको हम रिलीज करते जा रहे हैं, जिससे CO2 की जो बहुत बार ये कहते हैं ना ये फॉसिल फ्यूल से ये CO2 नहीं, इसका ये सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हल चलाना है, क्योंकि हल चलाने से वो जो सस्टेनेबल सॉइल कार्बन है वो ज़मीन से उड़ के हवा में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, उससे नुकसान हो रहे हैं। सो सॉइल के अंदर जो है 3 गुना ज़्यादा
CO2 या कार्बन जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद है एटमॉस्फेयर से, यानी कि असल डिपॉजिट जो है कार्बन का वो सॉइल के अंदर है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कार्बन जो है, बिकॉज ये एक कहते हैं ना फाउंडेशन बनाता है हर लाइफ फॉर्म की, कार्बन ही फाउंडेशन बनाता है। सो एग्रीकल्चर की स्टोरी हम देखते हैं कि क्या एग्रीकल्चर हुआ क्या। सो इंसान जो था एक ट्राइब्स में रहता था और अपने आप को लोकेट करता था जंगल के पास और पानी के पास, ताकि पानी से मछली वछली पकड़े अपनी खुराक पैदा ले सके और जंगल से खुराक लेके आ सके। अब कुदरत ने तो एक निज़ाम ऐसा बनाया कि बीज खुद ब खुद फैले, यानी कि ऐसे बीज हैं जो बहुत लाइट वेट हैं, हवा चलने से ड्रिफ्ट होते हैं और दूर दूर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके उगते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन करते हैं। दूसरा है कि परिंदे वो खाते हैं, वो जाके कहीं पे ड्रॉप करते हैं, उसकी ड्रॉपिंग करते हैं और वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऐसे स्प्रेड करते हैं और फैलते हैं और पानी के बहाव से वो चले जाते हैं बारिशों से। और फिर कुछ ऐसे पौधे अपना बीज बनाए अल्लाह ताला ने जो खुराक के अंदर लगा दिए, मतलब खुरबानी है या कोई भी सेब है या कोई भी चीज़ है, उसके बीज अंदर छुपा दिया ताकि जो भी खाए, बंदर खाए, इंसान खाए, कोई भी खाए, वो ऊपर से खुराक खा ले और बीज जो है दूर फेंक दे कहीं जाके, वहां पे बीज उगना शुरू होगा। सो ये ट्राइब्स जब जंगलों से खुराक लेते थे तो इनका वास्ता जो है वाइल्ड लाइफ से पड़ता था। वाइल्ड लाइफ उस वक्त बड़ी स्ट्रांग थी और इंसान के पास अभी तक कोई गन्स या क्लाशनकोव्स अभी नहीं आई थी और डंडे सोटे से वो उनका दिफा करता था। लेकिन बहुत सारे जो पोटेंट मेल्स थे वो खुराक की ही तलाश में मारे जाते थे। तो जब ये खुराक लेके आते थे तो जो आपका उनका कम्यून था उसके इर्द गिर्द फेंकते थे, तो वहाँ पौधे जर्मिनेशन, पौधों ने उगना शुरू कर दिया। तो किसी सियाने ने सोचा कि रोज जाके हम जंगलों में मरते हैं तो क्यों ना हम ये खुराक जो अपनी है कंसंट्रेटेड फॉर्म में ग्रो करनी शुरू कर दें, ताकि हम जंगलों में ना जाना पड़े और हम एक तो आसानी हो जाएगी और फिर जानवरों से हमारा जो रोज लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि बहुत सारा बीज जो गिरता है, हम खुराक खाते हैं तो जो उसका बीज बचता है वो गिराते हैं गिर, उसमें से बहुत सारा बीज परिंदे उठा कर ले जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा कर ले जाते हैं, कुछ जर्मिनेट ही नहीं करता, क्योंकि बीज को जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर भी चाहिए और गर्माइश भी चाहिए, दोनों चीज़ें मिलेंगी तो सीड जर्मिनेट करेगा। सो उन्होंने कहा कि परिंदों से बचाने के लिए हम ऐसे इसको ज़मीन के अंदर दबा क्यों ना दें। सो उन्होंने ये टूल्स को इम्प्रोवाइज किया और ज़मीन को खोद के ज़मीन में बीज दबाना शुरू कर दिया, बचाने के लिए परिंदों से, कीड़ों मकोड़ों से। उनको नहीं पता था कि इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब ज़मीन में दबाया तो ज़मीन में से जो नमी थी या मॉइस्चर था वो सीड ने अटेन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बढ़ गई। अब ये टिलेज बेस्ड सिस्टम जो है ये 10,000 साल पहले होमो सेपियंस ने जो शुरू किया, आज भी हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। हम हैंड टूल से यानी कि ह्यूमन पावर, मैन पावर से जब हमने जानवर को डोमेस्टिकेट किया तो हमने जानवर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो हम मैन पावर से एनिमल पावर पे चले गए और ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि इसमें सॉइल की डिस्टर्बेंस इतनी कम थी कि वो सस्टेनेबल थी। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो नुकसान किया ये मोल्ड बोल्ड प्लॉ, जिसको राजा हल हम कहते हैं, या डिस्क प्लॉ, जो ऐसा हल, ऐसा टूल जो जमीन को, मिट्टी को पलटाता है, ये सबसे बड़ा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना, जिसने सारी तबाही इस वेपन ने की। और इसने डिस्कनेक्ट किया सॉइल लाइफ को प्लांट लाइफ से, डिस्कनेक्शन कर दी, और इस डिस्कनेक्शन के आज हम नताइज भुगत रहे हैं। अब जब ये सिलसिला हुआ, जब हमारे पास मैकेनिकल पावर आई, ट्रैक्टर आया, तो वही सिलसिला हमने अगमेंट किया, हमने वही सिलसिला जो है उसको अगमेंट करते गए। अब यानी कि कोई चीज आज तक साइंस ने, कोई चीज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट ने कोई चीज उन्होंने दरियाफ्त नहीं की, उन्होंने सिर्फ उस निज़ाम को जो होमो सेपियन ने 10,000 साल पहले शुरू किया था उसको ही अगमेंट करने के लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाई। और वो प्रोडक्ट ऐसी बनाई, क्यों बनाई? इसलिए कि वो सेल हो सके और
बार बार फार्मर को लूटा जा सके। ये सिलसिला जो है आज भी वही 10,000 साल पहले जो ज़राअत का निज़ाम था वही चल रहा है। अब होना क्या चाहिए था, ये इसको मैं कहता हूँ कि एंशिएंट यानी कि पुराना ज़माना, कदीमी जो है कन्वेंशनल, फिर उसका नाम कन्वेंशनल हो गया, फिर उसको जब ट्रैक्टर्स आ गए, हमारे पास मशीनरी आ गया, तो हमने इसको नाम इंडस्ट्री कर दिया। ये ऐसी है जिसको कहते हैं एंशिएंट कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, ये जो इस वक्त चल रहा है। सो अब एग्रीकल्चर इज इन्फिनिटली सेल्फ रिन्यूइंग। अब इसमें किसी चीज की भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अब प्लांट रेजिड्यू जो है रिसाइकल होता है। पहले तो ये है कि जमीन के अंदर ही कुदरत ने हजारों टनों के हिसाब से हर वो मिनरल रखा हुआ है जो पौधे ने जमीन से लेना है। अब ये बताता चलूं कि पौधे ने जमीन से ज्यादा बाई वॉल्यूम 5% से ज्यादा चीज जमीन से नहीं लेनी, 95% वो एटमॉस्फेयर से लेता है। यानी कि एटमॉस्फेयर से रोशनी, सनलाइट और CO2 की एब्जॉर्ब करके और उसको उससे सारी खुराक बनाता है। यानी कि असल खुराक पौधा एटमॉस्फेयर से ले रहा है, जमीन से नहीं ले रहा। जमीन से सिर्फ नमक मिर्च जो है वो लेता है। सो अगर हम पूरे सिस्टम को चालू करें तो किसी भी चीज की बाहर से लाके जमीन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। ये आप फर्मेंटर है या कंपोस्ट है या जो भी जुगाड़ लगा रहे हैं, ये सारे गिमिक्स हैं, इसकी किसी तरह की जरूरत नहीं। इसमें इसकी एग्रीकल्चर जो कुदरत ने बनाया उसमें किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये देखें, खूबसूरत लहसुन की क्रॉप है, कोई वीड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी खाद की जरूरत नहीं, किसी स्प्रे की जरूरत नहीं, इवन पानी तक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लहसुन हम ग्रो कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन भी कई गुना ज्यादा है, और आप यकीन करें कि इसको पानी लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो मल्च ऊपर बिछी हुई है ये एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब करती है, जो आपकी ओस ट्यूब पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करती है और सॉइल को मॉइस्ट रखती है। दैट्स ऑल। इसमें पानी लगाने की भी जरूरत नहीं। आप देखिए कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई, स्वाय बीज के और बीज लगाने के और उसको उखाड़ने के और बेचने के, इसके अलावा किसी किस्म की कॉस्ट आपको नहीं पड़नी चाहिए। सो सॉइल जो बेसिक तीन चार चीजें हैं वो है कि जमीन हमारी पानी में डूबनी नहीं चाहिए, हल नहीं चलना चाहिए, और उसके बाद जमीन को किसी कीमत पे भी नंगा नहीं रहना चाहिए ताकि जमीन का टेम्परेचर राइज ना करे। असल चीज जमीन के लिए और जमीन में हयात जो है उनके लिए टेम्परेचर है। एक तो ड्राउनिंग नहीं करनी, एक हल चला के उनका घर बार नहीं हमने तबाह करना, और टेम्परेचर सॉइल को मेंटेन करना है। हम AC एयर कंडीशनर क्यों लगाते हैं, हम कंफर्टेबल हों। जब आप और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर उनको कंफर्टेबल कर लेंगे तो आपका तो फिर सारा काम वो करेंगे, आपको काम करने की जरूरत ही कोई नहीं। सो अगर हम एग्रीकल्चर को करेक्टली करें तो इट्स सेल्फ सस्टेनिंग, इसमें किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अब पिकनिक जो निज़ाम है ये मेरा नहीं ड्राफ्ट का, मैंने सिर्फ कुदरत को स्टडी किया और कहा, देखा कि भाई ये क्या कुदरत कैसे कर रही है, कि हम क्यों ना कुदरत को कॉपी करें जो 40 करोड़ साल से सक्सेसफुली कर रही। तो ये निज़ाम फिर हमने अपने तरीके में बनाया कि किस तरीके से हम, क्योंकि ये कह देना बहुत आसान है कि जी हल चलाए बगैर बीज लगा देंगे, कैसे लगा देंगे बीज, कैसे लगेगा हल चलाए बगैर, और फिर ये कह देना कि जमीन को पानी में डूबना नहीं है, डूबने नहीं देना, वो कैसे करेंगे। इसी तरीके से ये फिर इसको डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट, ये सारा मेरी बहुत डीप स्टडी और फिर रिसर्च और फिर हमारे एक्सपेरिमेंट्स और सारा करने के बाद ये हुआ। अब हर चीज में इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो प्रोसेस होता है। अब अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना इंग्रेडिएंट्स तो वही यूज हो रहे हैं, अच्छा खाना बनाने वाला भी है, बुरा खाना बनाने वाला भी, सिर्फ प्रोसेस में फर्क है। प्रोसेस जब जितनी देर तक प्रोसेस आपका अच्छा नहीं होता उतनी देर तक आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती और इन प्रोसेस जो लॉसेस हैं वो कम नहीं हो सकते। जब मैंने 1972 में फार्मिंग शुरू की तो उस वक्त हमारे यहाँ आलू लगते थे जो जमीन के ऊपर, जमीन तैयार करके जमीन के ऊपर एड़ी के साथ निशान लगाते थे और उसके ऊपर आलू रख के ऊपर जंदरे के साथ, जंदरा बोलते थे, लकड़ी का एक डिवाइस है जो मिट्टी खींच के ऊपर डाल देती थी, ये आलू लगते और बड़ी मुश्किल से 35-40 बोरी जो है वो फार्मर की और फिर खाते हैं और ये सारा सिस्टम।
मैंने पहली दफा मैकनाइज किया आलू को तो जो यील्ड हमारी 40 से 120 130 बोरी तक चली गई, सिर्फ प्रोसेस चेंज करने से। आप देखिए कि वही बीज था, वही जमीन थी, वही बंदे थे, वही एटमॉस्फेयर था, हर चीज वही थी, वही पानी था, हर चीज वही थी, सिर्फ प्रोसेस चेंज करने से हमारी यील्ड कहां से कहां पहुंच गई। और फिर फर्दर हमने डेवलपमेंट हम करते गए, उसको रेज बेड के ऊपर ले गया, फिर रेज बेड को मल्च के साथ किया। तो अब जो सूरत हाल है ये है कि हम आलू बगैर किसी खाद के, बगैर किसी स्प्रे के, बगैर पानी के हम ग्रो कर सकते हैं बेहतरीन, और कर रहे हैं, कर नहीं सकते कर रहे हैं, और हमारी यील्ड भी बहुत ज्यादा है। So importance of process was realized back in 1972-73. Ever since process remained key area of development. यानी कि मैं हर नई चीज करने का कायल हूँ, कोई चीज मक्खी पे मक्खी मैं नहीं मारता। मैं सोचता हूँ अपने दिमाग से, अपने ज़हन से कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ये सारी चीजें आपको भी सोचनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, इसका फायदा कोई है, नुकसान कोई है, क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं ये। अब देखा देखी जो काम हम करते हैं इनको छोड़ देना चाहिए। हम अक्लमंद हो गए हैं, हम पढ़े लिखे हो गए, हम अपनी आप अकल को इस्तेमाल करते हुए सारे काम को हमें आगे लेके चलना चाहिए। तो 72 में मैंने रियलाइज कर लिया था असल चीज तो प्रोसेस है, ना बीज असल चीज है, तो ना खाद असल चीज है, ना हाल चलाना असल चीज है कि हम प्रोसेस को अच्छा कर लें। तो प्रोसेस के ऊपर मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे प्रोसेस के ऊपर को बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसके ऊपर लागत ही कोई नहीं है, फ्री है, मुफ्त है, सारा कुछ है। तो ये मैं आपको एक वीडियो तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जब मैं ब्राज़ील में गया तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ये मेरे हाथ से खींची तस्वीर है। सो देखा कि यार कुदरत का निज़ाम देखो कि करोड़ों सालों से ये सत व शदाब है, जबरदस्त तरीके से हर चीज ग्रो कर रही है, एक इकोसिस्टम के तहत हो रही है, सस्टेनेबिलिटी है, डाइवर्सिटी है, हर किस्म का पौधा ग्रो कर रहा है, हर किस्म का जानवर वहां पे है और सस्टेन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के इंटरवेंशन के बगैर ये 40 करोड़ साल से चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं किया, इंसान ने बर्बादी का कुछ नहीं किया, सिवाय सारे सिस्टम को बर्बाद किया। अब इसमें देखा कि हम ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हम कुदरत के निज़ाम के खिलाफ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज देखी कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे मछली है, पानी के जानवर हैं, और जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे होते हैं, यानी कि अप लैंड और लो लैंड का जो फर्क है वो हमें वहाँ पे पता लगा। पता तो पहले ही था, लेकिन रियलाइज वहाँ पे हुआ कि ये पौधे के लिए जरूरी है, पौधा जहाँ पे उग रहा है वो पानी, जमीन जो है इनंडेशन में जाए, वहाँ पे पानी खड़ा ना हो। सॉइल हजारों लाखों सालों से किसी ने वहाँ पे हल नहीं चलाया, कोई सॉइल की डिस्टर्बेंस नहीं हुई वहाँ पे। फिर हर इंच जगह जो है वो सॉइल जो है वो कवर्ड है विद ऑर्गेनिक मल्च, या तो वहाँ पे कोई सब्जा उगा हुआ है या पत्ते गिर गिर के उसने जमीन को कुदरत ने जमीन को नंगे छोड़ने का कोई, आप भी देखें, आप मुशाहिदा करें कि आपको 1 इंच जमीन नंगी नजर नहीं आएगी जहाँ पे कुदरत, जहाँ पे इंसान ने अपनी विल को इम्पोज नहीं किया, इंसान ने अपना पंगा नहीं लिया। या वहाँ पे जमीन नंगी होगी जहाँ पे कोई कुदरत आफत है, कोई रेगिस्तान है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे रेगिस्तान नहीं है या कोई कुदरती आफत नहीं हुई, वहाँ पे आपको 1 इंच जमीन भी नंगी नजर नहीं आएगी। जब भी आप सीखें कुदरत से, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस कुदरत को समझने का नाम साइंस है। सो उसको समझा। बायोडाइवर्सिटी, हर तरह के पौधे एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं, कोई किसी ने तमीज नहीं की भाई यहाँ पे कॉटन लगेगी और यहाँ पे शुगर केन लगेगा, भाई ये कहाँ किसने लिख के दिया आपको भाई यहाँ कॉटन लगेगी और शुगर केन क्यों नहीं लगेगा भाई वहाँ पे। तो कुदरत ने तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया, तो हर चीज को इकट्ठा एक और उतनी, यानी कि जिस पौधे को जितनी जरूरत है वो ले लेता अपनी खुराक। सो नो nutritional deficiency or pest disease damage in hundreds of million years is found. Natural ecosystem is self-sustaining. इसमें किसी किस्म की पंगेबाजी की हमें जरूरत नहीं। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने हमें वो निज़ाम दिया जिसमें हर चीज़ हमें परचेज करके डालनी पड़ी। वो मफाद किसका था, ना हमारा मफाद था, काश्तकार का मफाद था, ना खाने वाले का मफाद था, वो सिर्फ खादें और जहरें बेचने वालों का मफाद था।
और उसी लिए ऐसा निज़ाम बनाया गया जिसमें ये इन चीज़ों की हमें मजबूरन हमें खरीदनी पड़े, मजबूरन हम उसको लेके आए। सो हमारे पास दो ऑप्शन थी, यानी कि जब हमने समझा कि हम अक्लमंद हो गए हैं, दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने एटम बम बना लिया है और एटम बम से हमने लाखों बंदों को मार लिया है, तो हमने समझा कि हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए। अब उस अक्लमंद के लिए दो ऑप्शन थी उस वक्त हमारे पास। एक तो ये था कि एट क्रॉस रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन देयर वर टू ऑप्शंस टू परस्यू फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे पास उस वक्त दो ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन क्या थी? augment evolved practices without regard to the ecosystem, purpose of which was to bury seed in soil for better germination. This wrong choice devastated environment, soil, water, food and prosperity of farmers. So हमारे पास दो ऑप्शंस थी, और पहली ऑप्शन ये थी कि हम जो 10,000 साल पहले होमो सैपियन ने जो सिलसिला शुरू किया था उसको ही फॉलो करें और उसको ऑगमेंट करते हुए आगे लेके चलें। तो हमने, इंसान ने क्या किया? यही काम किया कि हमने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, हमने ये नहीं सोचा कि साइंस क्या है, कुदरत क्या है, पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसको देखें और उसको फॉलो करें। और दूसरी ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थी कि नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ वेजिटेशन which sustained without exhausting any of the resource should have been studied to develop a process for future production agriculture aligned to natural process of soil fertility. अब ये हमें करने की जरूरत थी कि हम उस वक्त जब हमने समझा हमें अकल आ गई है, तो हम कुदरत को देखते, कुदरत की वेजिटेशन को देखते और उसको देखते कि ये कैसे ग्रो कर रही है, कैसे सस्टेन कर रही है, और कोई ऐसा काम ना करते। अगर कोई काम ऐसा हो रहा था जो कुदरत के तरीके के खिलाफ हो रहा था तो उसको ख़त्म करते और कुदरत को फॉलो करते, यानी कि कुदरत के इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए जो भी डेवलपमेंट थी उसको करते। हम ये नहीं कर सकते कि हमारा एक जिस्म जो है ये एक यानी कि ये इकोसिस्टम इसका जिस्म का है, उसमें लंग्स हैं, उसमें हार्ट है, उसमें आपके स्टोमक है, बाकी सारा एक फंक्शन, एक इकोसिस्टम। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऑर्गन को निकाल के आप जिंदा रह सकें। इसी तरीके से जब हमने एक कुदरत ने एक निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है जो इकोसिस्टम के तहत चल रहा था, उसमें कोई भी तब्दीली हम नहीं कर सकते। जब करेंगे तो वो नुकसान होगा जो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमने देखा कि अपलैंड पे पौधे हैं और लोलैंड पे पानी और पानी के जानवर हैं, तो उसके लिए फिर हमने वही निज़ाम, वही बेड सिस्टम बनाया कि अपलैंड बनाई जाए जहाँ पे हम फसलें काश्त करें, और लो लैंड खेली बनाई जाए जिसमें से पानी भी हम दें और हमारे ट्रैक्टर भी गुजरें, और अगर ज़्यादा बारिश हो तो पानी को ड्रेन भी किया जा सके। तो ये कुदरत से हमने सीखा कि अपलैंड फॉर वेजिटेशन और लो लैंड फॉर वाटर, और फिर इसी चैनल को यूज़ करते हुए हमने अपना ट्रैक्टर गुजारना, ताकि कंपैक्शन एक और बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आपको खाद के मुतालिक बताता हूँ कि ये खाद का क्या सिलसिला है। अब देखिए कि सॉइल और डर्ट में फ़र्क है। कुदरत ने सॉइल बनाया था जो जिंदा चीज़ है, लाइव थिंग है। हमने उसको अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके उसको डर्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब बेजान हो चुका है। अब ज़मीन आप देखें तो उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। अब कुदरत ने तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया था जिसमें ज़मीन क्रैक हो रही हो, जिसमें तराड़ें पड़ रही हों। ये सारा सिलसिला हमने ख़राब किया। अब ये देखें कि सॉइल के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट है, ये वो मिनरल्स हैं जो पौधे के लिए अल्लाह ताला ने डिपॉजिट किए हुए हैं। तो समझो कि ये मिनरल्स का डिपॉजिट है, ये बैंक अकाउंट है मिनरल्स का। अब पौधे की ज़रूरत जो है ये ब्लू ब्लॉक है, यानी कि ग्रीन ब्लॉक में से ये ब्लू ब्लॉक जो है ये पौधे की ज़रूरत है। और जो कन्वेंशनल हमारा इस वक्त इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर चल रहा है उसमें ये वाइट ब्लॉक जो है ये अवेलेबल है, जो भी थोड़े बहुत माइक्रोब बचते हैं और वो सस्टेनेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कर देते हैं, वो इतनी है। अब इस वजह से जो ये कमी है ये हमें खादें डाल के पूरी करनी पड़ती है, ये कमी। अब दूसरी सूरत में हमारे पास सॉइल है जिसको हम कुदरत के तहत लेके चल रहे हैं, वही मिनरल्स का पूल है आपके पास। और मिनरल्स के पूल को हमने जो
जमीन के अंदर माइक्रोब्स को जिंदा किया, लाइफ को जिंदा किया, उसने पौधे की जरूरत से भी ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल फॉर्म में कर दिए, जो कुदरत ने रखे हुए हैं वो सस्टेनेबल फॉर्म में। इसी तरीके से है कि आपने घर में गंदम की बोरी रखी हुई है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। आप रोटी पका के नहीं रखते क्योंकि वो पेरिशेबल है। सो उतनी ही रोटी पकाई जाती है जितनी आज की जरूरत है। इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो उतने ही खुराक बनाते हैं जो पौधे की उस वक्त की जरूरत है। सो ताकि वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में मिनरल्स पड़े हुए हैं खराब ना हो, जाया ना हो जाए। और पौधे की ये देखो वाइट ब्लॉक जो है वो, यानी कि यहाँ पे वाइट ब्लॉक देखें और यहाँ पे वाइट ब्लॉक देखें, वो होते हैं। इसलिए हम कहते हैं वीड्स जो हैं वो सोल्यूशन है, जड़ी बूटियों को मारना नहीं है। जड़ी बूटियां तो हमारी दोस्त हैं, हमारे मसले हल करने आती हैं। जमीन, जड़ी बूटियां कहाँ आएंगी? जहाँ पे जमीन कोलैप्स हो चुकी है, यानी कि जहाँ पे पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है, या वहां पे आएंगी जहां पे जमीन नंगी है। अगर जमीन नंगी नहीं होगी तो जड़ी बूटी को तलक ही खत्म हो गया। आप यहाँ तक देखिए कि आप फसल उगाई, बेड के ऊपर आपने बीज लगाया, उसके ऊपर मल्च कर दिया, तो सिर्फ जो बीज हमने लगाया जो कैश क्रॉप का, वो ही निकलेगा बाहर। अंदाजा करें कितना साइंटिफिकली कुदरत का निज़ाम है कि जड़ी बूटियों ने देखा कि जमीन तो नंगी है ही नहीं, मेरा सीड जमीन में पड़ा हुआ है, मैं जर्मिनेट, मुझे करने का फायदा ही कोई नहीं है, मैं क्यों करूं जर्मिनेट। सो आप ये देखिए कि कुदरत का निज़ाम कितना स्ट्रांग है। अब उसके बाद जब ये सारा सिलसिला होता है तो फिर हमें किसी भी किस्म की इनपुट की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म की इनपुट नहीं। सिर्फ हमने अपने सॉइल सिस्टम को ठीक करना है, रिवाइव करना है, और माइक्रोब जो सॉइल की लाइफ है उसको जिंदा करना है। सो अगर आप खाद डालते हैं और पौधे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, यानी कि महसूस होता है कि पौधे खुश हुए हैं या उसका कलर चेंज हुआ है या बेहतर हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका सॉइल सिस्टम ठीक नहीं है। अगर सॉइल सिस्टम ठीक होता तो आप जितनी मर्जी खाद डालते जाएं, पौधे के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। आपने खाना रज के खा लिया है और उसके बाद आपको कोई और खाने की दावत दे तो आप कहेंगे नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अब रजा हुआ हूँ, मुझे तो कोई खाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा ये एक निशानी होती है कि अगर खाद डालें पौधा रिस्पॉन्ड करे, दैट मीन्स कि आपका सॉइल सिस्टम अभी इंप्रूव होने की जरूरत है और ठीक होने की जरूरत है। इसी तरीके से ये बीटी कॉटन का या बीटी प्रोडक्ट्स का या सीड का जो शोशा छोड़ा गया, मैं क्योंकि सीड के साथ मेरा अपना काफ़ी ज़ाती ताल्लुक रहा, क्योंकि 70s में जो कारगिल कंपनी थी उसका जो ओनर था जिमी कारगिल, वो मेरा क्लास फेलो था, दोस्त था। तो मैंने जब यहाँ पे काश्तकारी शुरू की तो वो मुझे गिफ्ट के तौर पे वहाँ से सीड, क्योंकि उस वक्त कारगिल जो है बीज का काम भी करती थी, मुझे भेजता रहता था। और फिर कारगिल पाकिस्तान में आई, मेरी वजह से आई, और फिर मैंने पॉइनर का सीड प्लांट लगाया यहाँ पे। सो सीड के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं हैंड्स ऑन नॉलेज है। तो बीटी कॉटन जो थी ये 1996 में मैं अमेरिका में था, तो ये डेल्टा पाइन एक कॉटन की बहुत सीड बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है डेल्टा पाइन, जो अभी ये बायर वगैरह ने खरीदी है। तो डेल्टा पाइन से मेरी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं अमेरिका में हूँ तो आई वुड लाइक टू विजिट यू। तो उन्होंने कहा कहाँ पे है? मैं उस वक्त ह्यूस्टन में था। मैंने कहा आई एम इन ह्यूस्टन। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक रिसर्च फॉर्म है ह्यूस्टन से कोई 20 मील दूर, तो वहाँ पे आप ज़रूर हमारे फॉर्म को विजिट करें। सो आई वेंट देयर और वहाँ पे मुझे रिसीव किया गया, और रिसीव करने के बाद उन्होंने मुझे दिखाया कि जी ये वो कॉटन है जिसके ऊपर सुंडी का अटैक नहीं होता, पिंक बॉल वर्म या किसी किस्म की कोई कैटरपिलर जो है उसका। मैंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा जी कि इसमें हमने बीटी बैक्टीरिया का इंजेक्ट कर दिया है, और ये बीटी बैक्टीरिया जो है वो जब भी कोई चीज़ पौधा खाएगा कैटरपिलर, वो मर जाएगा। सो वहाँ से फिर मैं सीड लाया, यानी कि आप ये अंदाज़ा करें कि अभी अमेरिका में ये सीड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और मैं पहले ही पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया 96 में, और मैंने अपने फॉर्म पे इसको लगाया। मुझे उस वक्त अकल नहीं थी कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी, और उसका मैंने फिर रिसर्च की कि ये बीटी है क्या,
अब ये देखिए कि जब रिसर्च हुई तो पता ये चला कि बीटी तो सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, जमीन में खुद पैदा होता है, और ये इसकी बेशुमार किस्में है। BT is a microbe naturally found in soil. It makes proteins that are toxic to immature insects. यानी कि छोटे जो बच्चा निकलता है इसका सुंडी का, अंडा दिया, अंडे से सुंडी निकली, और सुंडी जो यंग सुंडी 3-4 दिन की है, वो जब कोई मुंह मारेगी पत्ते को वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? कि बीटी बैक्टीरिया ने प्रोटीन्स इंजेक्ट की हुई हैं पौधे के अंदर जो पॉइजनस हैं, जो जहरीली हैं, और उससे फिर ये होता है कि आपकी वो जो पौधा है यानी कि जो भी आप सुंडी है उसका मैदा फट जाता है, या वो खा ही नहीं सकता, स्टारवेशन से, भूख से मर जाता है, या मैदा फटने की वजह से मर जाता है। तो इसलिए ये बीटी बैक्टीरिया जो है ये एक ऐसा हमारे ऊपर एक ज़हन पे सवार कर दिया कि बीटी के ऊपर पिंक बॉल। 3 साल पहले हमारी सारी कॉटन तबाह हो गई, पिछले 2 साल पहले आपकी सारी कॉटन तबाह हो गई। क्यों? क्या हुआ कि एक ही जेनेटिकली एक ही बीटी की किस्म आपने पौधे के अंदर इंजेक्ट की, लेकिन जमीन के अंदर तो हजारों किस्में हैं जिस जो इम्यून नहीं हो सकती, यानी कि उससे आपका जो सिस्टम है इम्यून नहीं हो सकता। इंसेक्ट यानी कि सिस्टम का मतलब है इंसेक्ट्स इम्यून नहीं हो सकते। और उसके अलावा बेशुमार प्रीडेटर्स रखे हुए हैं कुदरत ने, जो हर वक्त जो है उसको देखते रहते हैं, कोई चीज़ आती है तो उसको साफ कर देते हैं। तो बीटी जो है ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, और अगर हम सही तरीके से हमारे सॉइल सिस्टम को ख़त्म कर लें तो किसी भी किस्म की कोई बीमारी आपके पौधे पे नहीं आ सकती। ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ, और ये मैं 10-15 साल से इसके मैं यानी कि ये खुद कर रहा हूँ, और मेरे हजारों काश्तकार जो हैं किसी किस्म की कोई वाइट फ्लाई नहीं आएगी, कोई पिंक बॉल वर्म नहीं आएगा, किसी किस्म की ये आपकी कहते हैं फ्रूट फ्लाई है या कोई स्टेम बोरर है, कोई चीज आपकी खेत में नहीं आएगी। यहाँ तक कि साथ वाला खेत जो है वो पिंक बॉल वर्म से भरा होगा, आपके खेत में नहीं होगा। साथ वाले खेत के अंदर फ्रूट फ्लाई होगी, आपके खेत में नहीं होगी। तो ये इतना सख्त जबरदस्त निज़ाम है। बाकी आपकी नेक्स्ट चीज है पानी तो पौधे के लिए आप ये समझें कि एक पिकअप ट्रक है जिसने थोड़े बहुत जो मिनरल पौधे ने लेने होते हैं वो पानी में हल होते हैं, और पानी ऑस्मोसिस प्रोसेस से पौधे के ऊपर चढ़ता है और वो मिनरल छोड़ के ऊपर पानी खालिस हो जाता है। पानी जो है कैरियर है, मिनरल का कैरियर है। अब ख्याल किया जाता है कि चावल का पौधा बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, और ये हमने साबित कर दिया है कि सबसे कम पानी जो है वो चावल का पौधा इस्तेमाल कर रहा है। अब उसमें सारी मैंने आपको दी। वाटर टू प्लांट इज लाइक ब्लड टू अस, यानी कि जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून है, और खून जिस्म सिर्फ पानी जो सिर्फ सर्कुलेट करता है, यानी कि मैदे से खुराक लेता है, लंग से ऑक्सीजन लेता है, और सारे बॉडी सेल्स को देके फिर रिजुवनेट होने आता है। इसी तरीके से पानी जो है वो हमारे गर्दिश कर रहा है। प्लांट अपटेक एज मच वाटर एज इट ट्रांसपायर्स फ्रॉम द लीफ। जितना पानी पत्तों से उड़ेगा उतना ही जमीन से पानी पौधा लेगा, यानी कि जो पानी का कतरा बारीक जड़ों से अंदर जज़ब हो के ऊपर से उड़ा वही पानी है जो पौधे की जरूरत है। बाकी सारा पानी बेकार है, हमारी तबाही कर रहा है पानी। हायर द लीफ सरफेस है, यानी कि जितना चौड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा पानी एनवायरनमेंट होगा, यानी जितना ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना पानी, क्योंकि पानी जो है एक और भी काम करता है। एक तो मिनरल ऊपर लेके जाता है, दूसरा पानी के यानी कि पानी जो है ये टेम्परेचर को, पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जिस तरह गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? कि पसीना पानी है, पानी जब एवेपोरेट करेगा तो ठंड पैदा होगी। यानी कि कुदरत के निज़ाम में जितने हमारे एयर कंडीशनर, जितने भी हमारे फ्रिज वगैरह हैं, इसी निज़ाम से चलते हैं कि जब भी कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे ठंड पैदा होती है। इसी निज़ाम के तहत पौधा जो है बाज़-औक़ात मिनरल्स की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी इवेपोरेट कर रहा होता है, इसलिए कि उसने ठंड करना होता है, अपने पौधे को उसका टेम्परेचर कम करना होता है। लेकिन चावल का पौधा
एक तो अल्लाह ताला ने इसका, कुदरत ने इसका पत्ता बारीक रखा क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम थी। दूसरा, उस वक्त ग्रो करते हैं जब हाईएस्ट ह्यूमिडिटी लेवल होता है, यानी कि हवा में सबसे ज्यादा नमी होती है। आप 4 दिन कपड़े धो के डालें तो 4 दिन आपके कपड़े नहीं खुश्क होते, तो पानी की वेपरेशन ही नहीं होती। सो इसलिए पानी की जो सबसे कम पानी की ज़रूरत है वो चावल के पौधे को, और ये सारा हम एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये इसी तरीके से है। सो अब ये मैं जल्दी से, क्योंकि वक्त शायद कम है, तो मैं जल्दी से इसको कर रहा हूँ कि फ्लड इरिगेशन और इसका मैं कंपैरिजन आपको करके दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने के लिए कि इरिगेशन सिस्टम से बाहर निकलें, हमने सिर्फ ज़मीन के अंदर नमी को जो है उसको बरकरार रखना है। नमी आपकी उड़ ही नहीं सकती अगर आप ऊपर उसके मल्च की हुई है, यानी कि अगर आपने सॉइल के ऊपर मल्च की हुई है तो पानी की कमी हो ही नहीं सकती। हम यहाँ पे रेगिस्तान में बगैर इरिगेशन के फसलें उगा रहे हैं। हवा की नमी और जो ड्यू है, जो ओस पड़ती है रात को, वही काफ़ी होती है पौधे की ज़रूरत, क्योंकि पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। जितना पानी आप देखेंगे, जब आप पानी लगाते हैं तो मिनरल जो है बहुत सारे पानी के अंदर हल हो जाती है। अब पानी और मिनरल का जो सोल्यूशन बना वो कच्ची लस्सी बनी, इतना डाइल्यूट हो गया कि जब आप टेक करेगा पौधे की मिनरल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही। आप उसको अधड़का दें, आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में तब देंगे कि आप पानी के ऊपर मैनेजमेंट करेंगे। जितनी अच्छी पानी की आपकी मैनेजमेंट होगी उतना पौधा आपका सेहतमंद होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी खुराक पैदा करेगा और उतनी कोई किसी किस्म की बीमारी उसके ऊपर नहीं आएगी। सो ये जल्दी से मैं आपको करता हूँ कि आपकी ये प्लेन ज़मीन है, हमें खेलियाँ बनानी है। खेलियाँ जब बन गई तो दरमियान वाली जो जगह है वो बेड बन गई, और उसके बाद ये है कि खेली के अंदर से ट्रैक्टर गुजारते हैं तो फिर नीचे वाली जगह जो है हार्ड पैन बन जाता है उसका, और पानी नीचे जज़ब होने की बजाय बेड के अंदर, बेड हमने एक स्टोरेज सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो पानी जज़ब हो गया, सो मॉइस्ट सॉइल हो गया। उसके बाद पौधा हमने ग्रो किया, पौधे ग्रो कर से पहले हमने उसको सॉइल को अच्छे तरीके से मल्च कर दिया। सो पानी जो जितना भी जज़ब हुआ उड़ा नहीं, और सारे का सारा पौधा पानी जो है वो अवेलेबल है पौधे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सो इसलिए पानी का लॉस ही कोई नहीं है आपका, और ज़मीन में हवा भी और उसके बाद नमी भी इतनी अच्छी है, इतनी बैलेंस्ड है कि जितनी भी हयात ज़मीन के अंदर है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना सर्वाइव करती हैं, ग्रो करती हैं। इसलिए किसी किस्म की हमें कोई भी परचेज इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरा निज़ाम है इसका। और अब आप ये लास्ट स्लाइड है, और इस पे आप ये देखिए कि कुदरत ने हमारे मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो असल खुराक है एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं सारा का सारा तो खुराक नहीं है, बहुत सारी जो फुजला है वो निकल जाता है। सिर्फ जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है, और वो सिर्फ ज़मीन जिस मैदे के अंदर माइक्रोब्स को पता है कि वो उन्होंने क्या चीज़ उसमें से निकालनी है, वो और क्या चीज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल करनी है। सो इसी तरीके से ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उसको पता है कि पौधे को क्या चीज़ चाहिए, और वो सारी चीज़ पौधे को देते हैं ताकि वो ऐसी खुराक पैदा करे जो खाने वाले के लिए ज़रूरी है। सो ज़मीन के जो माइक्रोब्स हैं उसके ऊपर हमारे पेट के माइक्रोब्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, वो टोटली डिपेंडेंट हैं। अब जो ज़मीन के माइक्रोब अगर खुराक में वो अज्जा डालेंगी नहीं जो पौधा प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है, तो गट माइक्रोब्स क्या करेंगे, इसलिए हमें बीमारियां होती हैं, हमारे बैलेंसेस इम्बैलेंस हो जाते हैं। यानी कि देखिए, एक चीज़ होती है प्रोपोर्शनेटली बैलेंस्ड, यानी कि अच्छा खाना बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़, हर मटीरियल, हर इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शनेटली डाला जाए, यानी कि किसी चीज़ की भी ज़्यादती हो जाए तो फिर वो उसका ना टेस्ट रहता है ना उसकी वो खाने के काबिल होती है। इसीलिए
प्रोपोर्शनेट बैलेंस तरीके से जब मिनरल्स सॉइल के माइक्रोब्स पौधे को देते हैं, पौधा उसकी खुराक पैदा करता है, और वो जब हम खाते हैं तो हमारे मैदा जो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको करता है। सारी चीज़ें डिपेंड ही करती हैं माइक्रोब्स के ऊपर, जिनके बायोलॉजी है। यही इसी बायोलॉजी ने ही कुदरत को यहाँ तक पहुँचाया। जब हम बायोलॉजी को मार देंगे, अगर हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, मैदे के माइक्रोब्स मर जाते हैं और हमें ना कोई चीज़ हजम होती है, ना खाने को दिल करता है। माइक्रोब्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और इसको वो ज़मीन के अंदर हो या हमारे मैदे के अंदर हो, ज़मीन के अंदर वो खुराक दे रहे हैं पौधे को, और वो खुराक हम खा रहे हैं, और फिर हमारे मैदे के माइक्रोब्स हैं उनको निकाल के हमारी ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं ताकि हम एक हेल्दी जिंदगी गुजार सकें। आज का जो मौजूदा ज़राअत है ये बिल्कुल टॉपसी टर्वी है, यानी कि बिल्कुल बेकार है, और इसकी वजह से सारा कुछ तबाह हो गया। जितनी भी साइंस किसी भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने पढ़ी हुई है, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, सारी बेकार हैं, बिल्कुल बेमकसद हैं, और उसने हमें तबाही की तरफ लेके आया। और लोकल विजडम भी जो है वो भी गलत है, क्योंकि हमने उसी निज़ाम से सीखा जो चल रहा था, और उस निज़ाम में प्रॉब्लम ये थी कि अब पिकनिक में हर चीज़ की अबंडेंस है, यानी कि आप हर स्टेप में आपकी बचत हो रही है, ना टिलेज आप कर रहे हैं, ना हल चला रहे हैं, ना पानी लगा रहे हैं, ना खाद्य डाल रहे हैं, ना जहरें डाल रहे हैं स्प्रे करने के लिए, और सिवाय इसके कि आपने बीज लगाना है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप अच्छी खुराक बहुत ही अच्छे दामों जो काश्तकार को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी प्रेजेंटेशन जो है ये यहाँ पे सर अपना नंबर शेयर करेंगे? जी, नंबर मेरा जो है वो नंबर, हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर शो कर। हाँ जी, शो कर दूं मैं शो कर लेता हूँ, मैं शो कर लेता हूँ, इसमें बॉक्स में डाल देते हैं, और साथ में जी प्लीज। जी, और बहुत ही सुंदर आपने कुदरत का निजाम या नेचुरल सिस्टम पे बात करी, हमारा जो इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, और कुदरत ने हमें कैसा इकोसिस्टम दिया है, बीज, पानी, मिट्टी और जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरह से हमें जिंदा रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसी सिलसिले में लोग कई हाथ भी रेज हो रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च, जी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जाता हूँ। आदरणीय पवन सर जी वहां से हाथ रेज भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही हमारे डॉक्टर आसिफ सर जो हैं, वार्तालाप आप दोनों की होगी, और बाद में बहुत सारे हाथ रेज हो रहे हैं, तो उनके प्रश्न और उनके सवालात के उत्तर भी हो जाएंगे। आदरणीय पवन सर जी, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से। जी धन्यवाद दिनेश जी, और वेलकम डॉक्टर आसिफ। आज आपने बहुत अच्छी तरह से हमें जानकारी भी दी है, बहुत सुंदर, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए हैं। स्पेशली जो लास्ट आपकी स्लाइड थी, मैं तो सॉइल बायोलॉजी और गट बायोलॉजी का जो आपने वो बताया है, जो रिलेशनशिप बताया है, ये हमारे लिए अभूतपूर्व है। ऐसा हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। और भी आपने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं नेचुरल बेस्ड, हमारी जो लिविंग है उसके ऊपर आपने जानकारी दी है, और हम बहुत खुश हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने इस तरह से इसके कुदरती खेती के ऊपर जो आप मुहिम चला रहे हैं, उसके लिए हम पूरा सदन, पूरे जो हमारे टीम है, पूरे हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे किसान हैं, सब आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, और आशा करते हैं कि आपके साथ हम जुड़ करके, बहुत सारी प्रश्न भी हैं, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय को देखते हुए और भी साथियों के प्रश्न होंगे, उनको भी सम्मान देते हुए मैं कम बात बोलूंगा आज, और हम आशा करेंगे कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, और इस तरह से जो हमारा ये एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज है, ये साइंटिफिक नॉलेज का जो एक्सचेंज है, इसको हम करते हुए, ये जो कुदरती खेती है, प्राकृतिक खेती है, नेचुरल प्रकृति को हम सम्मान देते हुए जो हम खेती करते हैं, उसको पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट देते हुए हम खेती की बात करते हैं, उसको हमारा ये सिलसिला चालू रहेगा, क्योंकि
تو آج میں آپ کو بس یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ویگیانکوں نے ہم نے مردا کے اوپر کافی کام کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ایک سوئل ٹیسٹنگ کٹ ڈیولپ کیا جو کہ بڑا لو کاسٹ تھا, اور کلرومیٹرک میتھڈ سے ہم سوئل کے بیسک نیوٹرینٹس کو جان سکتے ہیں اور کوئی بھی کسان اس کا اپیوگ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے, ہم نے اس کی جو ریڈنگ ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے, اور اس کو ڈیجیٹائز کر کے ایک بڑے چھوٹے سے باکس کے مادھیم سے جو اس میں تھوڑے بہت ایررز ہو جاتے تھے اس کو سدھار دیا ہے. میرا کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے تکنیک کا استعمال کیا اور اس کو فارمر فرینڈلی بنا دیا, اور بہت مہتوپورن بات ہے کہ ہم کل بھی میں بات چیت کر رہا تھا اس فورم میں کہ ہمیں اپنے ویریئس جو ہم نے ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ سوئل ہے, اس کا ہمیں بیس لائن ضرور کرنا چاہیے کہ میرے مٹی کی ورتمان استھتی کیا ہے, واٹ از مائی بیس لائن سچویشن آف دا سوئل نیوٹرینٹس, اس کی کیا ہے. اگر ہم اس کو آسان طریقے سے نکال سکیں اور اس کے بعد کسان 2 سال تک کے قدرتی کھیتی کرے, پراکرتک کھیتی کرے, جیوک کھیتی کرے, تو اس کو سوئم اس کو نکال لینا چاہیے کہ میری پروگرس کتنی ہوئی ہے, میرا سوئل آرگینک کاربن اگر لو تھا تو میرا یہ آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا, کتنا بڑا ہے, کتنی میری پروگرس کی ہے, میں نے جو کاریہ کیا ہے اس سے میری کتنی ہوئی ہے. تو اس کے لیے کسی کے اوپر نربھر نہیں ہونا ہے کہ دوسرا آ کر کے ہمیں بتائے گا کہ میں نے بہت پروگرس کر لی ہے یا میں نے کم کر لی ہے. کسان اس ٹیکنیک کا استعمال کر کے اپنے اسمارٹ فون میں یہ چیزوں کو کر سکتا ہے. اور ہم تو ایک ڈسٹرکٹ میں 100% سوئل کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, 100% ایک ضلع کے ہر ایک کھیت کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے ولیج لیول میپس بنائے. ہم نے ولیج لیول میپس بنائے ہیں اس لیے کہ ہمیں گاؤں سطر پر کام کیا جائے, کیونکہ یہ ایک کھیت کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں پورے سسٹم ایگرو ایکو سسٹم جو ہے اس کو چینج کرنا ہے. اس کو ہم ویلی وائز بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہم واٹر شیڈ وائز بھی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بیس لائن اسٹیبلش ہو. اس بیس لائن کے آدھار پر ہمارے جو ویگیانک طریقے سے ہم اس کو آگے 2 سال بعد سیلف مانیٹر کر سکتے ہیں, سوئم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم گاؤں سطر پر جائیں تو گاؤں میں بھی ہماری ریاست ہے, ہمارے پردھان جو ہیں وہ ایک اپنی جو وہ ہے نا, مطلب جو ہمارا پنچایتی راج سسٹم ہے انڈیا میں, وہاں پر وہ انفلوئنشل ہے, ان کے پاس ریسورسز آتے ہیں, سرکار بھی ریسورسز دیتی ہے. تو وہ اپنے گاؤں لیول پر ہمیں کھیتی کو پریورتن کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی کسان نے اپنی کھیتی صحیح کر لی تو وہاں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں گاؤں لیول پر اپنے پورے کھیت کو, گاؤں کو پورن روپ سے جیوک بڑھانے کی طرف پریاس کرنا ہے. جب ہم ایسا کریں گے تب جا کر کے ہمارے چینجز ہوں گے, تب ہمارے سوسائٹی لیول پر, ہمارے ذرا سی کمیونٹی لیول پر we'll be able to make changes. تو ایسا کرنے پر ہم نے کچھ پردھان کے ساتھ مل کر کے ان سے کہا ہے کہ اس کاریہ کو وہ اپنائیں, کہ یہ جو ڈیٹا ملا ہے اس ڈیٹا کو یوز کریں اور اپنے کسانوں کو پریرت کریں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسان ایک بار اس کو بتاؤ, اس کو ریزلٹ بھی دیتے ہیں, تو کئی سارے لوگ اس کو ایک طرف کر کے جیسا مارکیٹ میں چل رہا ہے ویسے ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. جی میں کچھ عرض کروں. جی 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 بالکل, میرا بھی بات سماپت ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ, دھنیہ واد آپ کو. جی میں کچھ کمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے سوائل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اویلیبل فارم میں جو منرلز ہوتے ہیں اس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. سسٹینیبل فارم کے منرلز جو ہیں جو سالوبل نہیں ہیں اس کو ہم رپورٹ نہیں کرتے. سو میرے لحاظ سے جو بھی سوائل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بیکار ہے, اس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سوائل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر انچ آف سوائل میں ہر وہ منرل پڑا ہوا ہے جو پودے کی ضرورت ہے, لیکن وہ سسٹینیبل فارم میں پڑا ہوا ہے. اگر ہم سوائل سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو کسی قسم کے سوائل ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں سکھایا یہ کھادیں بیچنے والوں نے کہ جی یہ دیکھیں کہ سسٹینیبل فارم کو چھوڑیں, آپ اس کی تو بات ہی نہیں کرتے. وہ اویلیبل فارم میں کتنی ڈی اے پی پڑی ہے, کتنی فاسفیٹ پڑی ہے, کتنا جناب اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو ہمارے اگر ہم قدرت کے نظام پہ چلتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو بھی سوائل ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ, کیونکہ یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے زراعت کے بارے میں سیکھا پچھلے 50-60 سالوں میں, وہ جب ہم نے یہ قدرتی نظام کاشتکاری کو سٹڈی کیا
तो वो सारा नॉलेज बेकार हो गया। इसके ऊपर मैंने स्लाइड भी रन करके दिया आपको कि ये सारा निज़ाम टॉप सीटर भी हो गया है। किसी किस्म की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हर सॉइल के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो पौधे की जरूरत है, सिर्फ वो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और कोई डॉक्टर क्वेश्चन? आसिफ, बहुत अच्छा आपने कमेंट दिया, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं एक फेज्ड वाइज प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। मैं आफ्टर सम टाइम जब हमारी सॉइल में हमारी जर्नी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ जाती है, मुझे भी लगता है कि कोई हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमें सब दे देगी। लेकिन उससे पहले जो चेंजेस हैं, जो चेंज करने हैं, उसको जरूर हम थोड़ा सा तेज तरीके से आगे ले चले, बस केवल इतना निवेदन है। बाकी आपकी सब बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। धन्यवाद सर। बहुत क्वेश्चन शुक्रिया आंसर स्टार्ट कर डॉक्टर दो साहब। मैं सर। आपको हाँ एक थोड़ी सी एक बात मैं आपके साथ ऐड करता हूं कि जब हम इस सिस्टम पे चले जाते हैं तो ये वक्त नहीं लगता। आप एक मैं मिसाल हमेशा देता हूं, वो ये होती है कि हमने लेट्स से कि हमने दूध का दही बनाना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जाग लगाते हैं, जिसको इनेकुलम कहते हैं। थोड़ा सा जाग लगाया तो दूध का दही तब बनेगा जब दूध का टेम्परेचर ठीक होगा, यानी कि जो इनेकुलम हम डाला, जो बैक्टीरिया हमने डाला, उसको एनवायरनमेंट अगर ठीक मिल जाएगी तो 2-3-4 घंटे में वो दही बन जाएगा। लेकिन अगर दूध गर्म होगा ज्यादा या ठंडा होगा तो जितना मर्जी आप जाग लगाते जाएं वो दूध का दूध ही रहेगा, दही नहीं बनेगा। लेकिन अगर दही बन गया, उसके बाद जितना मर्जी आप और जाग लगाते जाएं, जितना और आप इनेकुलम डालते जाएं, वो दही का दही ही रहेगा। सेम इज द केस विद सॉइल। दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये हमारी इतनी गहरी स्टडी है इसके बारे में। आप सॉइल सिस्टम को ठीक करें, वो घंटों के अंदर आपके सारे सिस्टम को रिवाइव कर देती है। घंटों में सिर्फ हमें इनेकुलम बात का डालना पड़ता है। इनेकुलम क्या है कि हम कहते हैं जी कि आप एरोबिक कंपोस्ट बनाएं। एरोबिक कंपोस्ट आप खुद बनाएं, बाहर से मत खरीदें। अपने ही डंगरों की एरोबिक कंपोस्ट बनाएं। उसका मेरा लेक्चर उस पर मौजूद है। एरोबिक कंपोस्ट बना के उसका ज्यादा से ज्यादा 8-10 मन वो फी एकड़ आप डाल दें, वो आपका जाग लग गया। उसके बाद आपने सिर्फ सॉइल सिस्टम को ठीक करना है कि जो माइक्रोब्स आपने कंपोस्ट के जरिए डाले हैं सॉइल के अंदर, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से मरे ना। इसलिए आप उसको जब उसको कवर कर देंगे सॉइल को विद ऑर्गेनिक मल्च इंसुलेशन का काम करती है। वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, सॉइल के टेम्परेचर को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आपने उसको कर दिया, दैट्स इट। आप देखिएगा कि 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते क्या 2 दिन में आपके हालात क्या हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर अब क्वेश्चंस ले लिए जाएं, क्वेश्चंस फार्मर्स के। जी प्लीज। जी आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि जो बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, समय भी कम है, लेकिन जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं क्वेश्चंस आपसे निवेदन। जी दिनेश जी क्वेश्चंस लेने शुरू करिए आप। जी मैं आदरणीय सतपाल जी का हैंड रेज सबसे पहले हुआ था। सतपाल जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। आदरणीय रमन जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें। Hello. Dr. Saab, thank you so much for coming on this forum and talking to us. हमारे साथ बात करने की बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा क्वेश्चन ये हैगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ YouTube ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ बैलेंस दैट आउट? देखिए एक हमारा ट्रांजिशन का फेज है, यानी कि कन्वेंशनल तरीका काश्तकारी से जब हम एक कुदरती तरीका काश्तकारी पे जाते हैं तो एक ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है, और उसमें कुछ ऐसे वन टाइम ऑपरेशन हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। पिछली जो खराबियां हैं उनको दूर करने के लिए सबसे बड़ी खराबी हमने ये की है कि हमने हार्ड पैन क्रिएट कर दिया सॉइल के अंदर। हार्ड पैन ये है कि ऊपर की 5-6 इंच लेयर जो है उसके अंदर आज तक हम फार्मिंग करते जा रहे हैं। नीचे इतना सख्त हार्ड लेयर क्रिएट हुई है जिसके अंदर नीचे ना पानी जाता है ना ही पौधे की जड़ें जाती हैं।
اور اسی لیے پانی ہمارا سوائل کے اندر ابزارب نہیں ہوتا. سارا کا سارا پانی جو لگاتے ہیں سارا ایٹماسفیئر میں اڑ جاتا ہے. بڑی مشکل سے 5% سے بھی کم پانی جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, باقی سارا پانی ایٹماسفیئر سے. اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بلینز آف ٹریلینز آف ٹنز آف ایکسٹرا واٹر از فلوٹنگ ان دا ایئر. آپ دیکھیے کہ سوائل زمین کے اندر جو ہمارے ایکوفائر تھے, آج 20 سال پہلے 20 فٹ پہ پانی تھا, آج 200 فٹ پہ چلا گیا ہے. وہ 180 فٹ پانی گیا کہاں پہ ہے؟ وہ سارا ایٹماسفیئر میں فلوٹ کر رہا ہے. کیونکہ جب بارش ہوتی ہے وہ پانی ذمائے اس کے کہ وہ ہمارے ایکوفائر کو چارج کرے, وہ دوبارہ ایویپریٹ کر کے سارا دوبارہ ایٹماسفیئر میں چلا جا رہا ہے. سو سب سے پہلا جو ہمارا فنکشن ہے کہ پہلے تو زمین آپ نے, کیونکہ ہم نے لیول کر کے سارا کیا ہوا ہے سلسلہ, تو ہم زمین کو اچھے طریقے سے لیول کر لیں, لیزر لیول کر لیں. دوسرا ہے کہ ہم گہرا ہل چلا لیں, گہرا ہل چلا کے وہ ہارڈ پین بریک کر دیں تاکہ واٹر ابزارپشن کیپیسٹی ہماری وہ بہت امپروو ہو جائے. اب واٹر ابزارپشن کیپیسٹی آپ دیکھیں کہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے جتنے بھی فارمرز ہمیں آپ کے ہاں بھی جو فالو کر رہے ہیں, وہ چند منٹوں میں پانی غائب ہو جاتا ہے. بارش بے شمار بارش, 13 گھنٹے بارش ہوئی, گھنٹے بعد پانی آپ کو زمین میں نہیں ملے گا, سارے کا سارا پانی جو ہے آپ کو سوائل کے اندر. سو ہارڈ پین کو بریک کرنا انتہائی ضروری ہے. دس از اے فنڈامنٹل تھنگ. سیکنڈ پارٹ ہے کہ ہم نے بیڈز بنانے ہیں. اب بیڈز بنانے کے بعد ہمارا یہ دونوں آپریشن ون ٹائم آپریشنز ہیں, ایک ہی دفعہ آپ نے کرنے ہیں, دوبارہ اس کو نہیں کرنا. تو دوبارہ ہم نے صرف جانا ہے بیج لگانے کے لیے اور ہارویسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد کوئی اس میں کوئی اور آپریشن نہیں, صرف بیج لگانے کا. آپ ہاتھ سے, چھوٹا کاشتکار ہاتھ سے لگائے, ہینڈ کچھ سیڈر سے لگائے, یا اگر بڑا کاشتکار ہے یا سروس پرووائڈر کی وہ سہولت لینا چاہ رہا ہے تو پھر وہ ٹریکٹر والا ایک دفعہ. اور اس لیے پھر ہم نے ٹریک بنا دیا, اس کا کنٹرول ٹریک کر دیا. یعنی کہ اگر آپ کمپیکشن کریں گے تو صرف کھیلی کے اندر ہوگی, بیڈ کے اوپر جہاں پہ ہم گروئنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کمپیکشن نہیں ہوگی. تو یہ یعنی کہ جب ہم اس ٹرانزیشن فیز سے نکل کے اس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو مشینری کی ضرورت ہی نہیں سوائے بیج لگانے کے اور ہارویسٹنگ کرنے کی. شکریہ. سر ایک نویدن ہے, کیا آپ ہمیں یہ سیڈر والے جو ہے یہ مشینری یہاں اپلبدھ کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری ایکسپورٹ, اور یہ بہت سارے دوستوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی, ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم فری لانس ہیں. دیکھیے جو ہمارا آپریشن ہے نا یہ سیلف فنڈڈ ہے. میں کسی بھی آرگنائزیشن سے, کسی بھی آرگنائزیشن گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتا. یہ سارا میرا سیلف فنڈڈ پروجیکٹ ہے. اور پچھلے 50 سال سے میں ایجوکیشن کر رہا ہوں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی چیز کے, صرف انبائسڈ ہو کے. کیونکہ اگر میں اپنا کسی کمرشل انٹرسٹ کو اس میں لے کے آؤں گا تو میرا اپینین بائسڈ ہو جائے گا. اپینین کو انبائسڈ رکھنے کے لیے مجھے کسی قسم کی بھی کمرشل ایکٹیویٹی میں نہیں داخل ہونا. اسی طریقے سے ہم نے مشینیں جتنی بھی ڈیزائن کی ہیں وہ اس کے جو ڈرائنگس ہیں فریلی اویلیبل ہیں. ہم آپ کو ڈرائنگ آپ وہاں پہ آپ اپنا بنائیں, کیونکہ یہاں سے مشین بھیجنا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ جب چاہیں میں یہاں سے شپ کر دوں گا. لیکن وہ بامبے جائے گی, بامبے سے پھر جہاں پہ آپ نے پہنچانی وہاں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ واگا بارڈر شاید اس کو چالو نہیں. آپ اس کی ارینجمنٹ کر لیں, مشین آپ چاہتے ہیں میں مشینیں دے دوں گا اور لاگت کے اوپر دے دوں گا, اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوگا ہمارا, کیونکہ وینڈر جو ہے اس کو اسپیشل ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی اس کی جو مٹیریل اور لیبر کاسٹ ہے وہ لے, تاکہ آپ اس پاس ایک سیمپل آ جائے. ادروائز آپ ڈرائنگس لینا چاہیں ڈرائنگس دے دیتے ہیں. جناب ہر طرح کوآپریٹ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے تیار ہیں. شکریہ جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں آدرنی ڈاکٹر کشور دوبے جی کو آمنترت کرتا ہوں, وہ اپنا سوال کریں. دھنیہ واد منیرا جی. آج کی جو ککشا ہوئی بہت اچھی رہی, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمارے مکھیہ اتھی انہوں نے جو جانکاری دی بہت ہی اچھی ہے. سر میں آپ کا ابھینندن کرتا ہوں کہ آپ نے ریوولوشنری تھنکنگ دیا ہے. پورے اس کو جو آج کی ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو انڈسٹریل ایگریکلچر والی سسٹم ہے اس کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے کا آپ نے فوکس دیا ہے اور سائٹ دی ہے, اس لیے میں آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. سر میں ایک 2 جانکاریاں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا بھارت میں بہت چھوٹے چھوٹے کسان ہیں اور اس میں ویسٹ لینڈ سے لے کر تو بیسٹ لینڈ ہے. اب بیسٹ لینڈ میں تو آپ نے جو کئی سسٹم یا میڈیم اچھی لینڈ ہے اس میں تو یہ ورک آؤٹ کر لیں گی,
लेकिन जो वेस्टलैंड से लेकर जो यहाँ पे मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता या केमिकल से कई यूज करने से जो बर्बाद लैंड हो गई है, इनको सुधारने के क्या तौर तरीके हो सकते हैं, ये आप बताइए। जैसा आपने जवाब में बोला था कि कोई आपका कंपोस्टिंग बनाने का एक लेक्चर है, वो यदि ले आया जाए तो होगा। तो इन उसके साथ में कैसे कैसे क्या तरीके हो सकते हैं जहाँ पे केमिकल से लैंड खराब हो गई है उनको सुधारने का, इस पे आप प्रकाश डालिए। और दूसरा कि आपने जो ये रिवोल्यूशनरी जो जानकारी दी है, यह जानकारी किस प्रदेश में, किस स्टेट्स में या कई किसानों के ग्रुप्स में एक्सेप्ट की गई है, तो उनके भी अगर कुछ नंबर से या किसानों के हमको कांटेक्ट नंबर्स मिलते हैं तो उनसे डायरेक्टली फार्मर टू फार्मर इंफॉर्मेशन मिलने में हमको सुविधा होंगी, वो प्रोवाइड कीजिए। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, इस पे मैं अर्ज करूं कि हम कोई तकरीबन 60 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स को रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और बाकी जितने भी मीडियाज हैं उसको हम यूज़ करते हुए ये फार्मर्स का आपस में कांटेक्ट करते हैं। हमारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें मिक्स्ड हैं, इंडिया के फार्मर, अमेरिकन फार्मर, हर तरह का फार्मर उन ग्रुप्स में मौजूद है और वो डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और कोई ऐसा सवाल जो आ जाए, वैसे तो मैंने हर सवाल जो है उसका रिस्पांस लेक्चर की सूरत में दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, लेकिन कोई ऐसा सवाल आ जाए तो उसके लिए फिर मैं हाजिर होता हूँ हर वक्त जानकारी करने के लिए। फार्मर जो हैं आपस में अपने तजर्बात जो हैं उसको भी शेयर करते हैं, उसको भी एक्सचेंज करते रहते हैं। सो ये तो नहीं है। आप दूसरा सवाल आपने ये किया था कि जो ख़राब ज़मीनें हो चुकी हैं उसको दुरुस्ती के लिए मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। वो कलराठी ज़मीनें हैं जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत नहीं है, वो भी हम 2 महीने में रिवाइव कर लेते हैं। सैंडी सॉइल्स हैं जहाँ पे रेगिस्तान है फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, खारा पानी है, सब हर चीज़ का जो है कुदरती निज़ाम में उसका सलूशन मौजूद है। और मैंने सारे लेक्चर हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो यूट्यूब पे रखे हुए हैं, उनको आप स्टडी कर लें। बहुत शुक्रिया जी। आदरणीय बलविंदर सिंह जी, आप हमारे मुख्य अतिथि से सवाल कर सकते हैं। आदरणीय बलविंदर सिंह जी, सादर आमंत्रित। हाँ जी, डॉक्टर आशिफ जी सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਫਰੂਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਸੀਡਲਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਵੇਰੀਆ ਬਾਸੀਆਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੰਗੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਨ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮ ਬੋਰਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਗਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आपने अगर कर रहे हैं तो ज़ाती तौर पर भी तजर्बा कर लिया होगा कि ये हो ही नहीं सकता कि आपने सिस्टम को सही फॉलो किया हो और कोई कीड़ा आपके आके परेशान कर ले। ये हो ही नहीं सकता, ये कुदरत के निज़ाम में है ही नहीं ये सिलसिला। इम्पॉसिबल चीज़ को आप बात कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखिए, पौधे जो हैं नीचे सॉइल के अंदर compete नहीं करते आपस में, जड़ें compete नहीं करती,
किसी किस्म के आप पौधे के ऊपर पौधा लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। एक ही इशू होता है, वो ये है कि सूरज की रोशनी पौधे को मिल रही है कि नहीं मिल रही। सिर्फ सूरज की रोशनी के लिए पौधा कंपीट करता है। आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि हर पौधा जो है उसको सूरज की रोशनी पूरी वक्त पे मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने बड़े कद की फसलों के दरमियान में छोटे कद की कोई चीज लगानी है तो फिर नॉर्थ साउथ लगाएं, शुमाल जनूब लगाएं, ताकि दोपहर को कम से कम 4-5 घंटे छोटे कद की फसल को भी रोशनी मिल जाए। सो आपकी जितनी भी कंसिडरेशन है वो सिर्फ इस बात पे है कि क्या हर पौधे को रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर आप हर पौधे को रोशनी मुहैया कर देते हैं तो जितनी मर्जी प्लांट पॉपुलेशन कर लें, कोई इशू नहीं है। शुक्रिया जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫੰਗੀ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ सिर पे आगे मट देने। वो तो हमेशा ये काम करते हैं कि जनाब कोई ऐसी किसी ना कोई तरीका ढूंढते हैं आपको लूटने का। आपने लूटना है तो लूट जाए भाई। किसी भी चीज की, मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जब भी आप बाहर से कोई चीज डालते हैं तो वो खराबी करती है, फायदा नहीं करती, खराबी करती है। आप इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि खातून खाना बना रही है, उसने अपनी रेसिपी के तहत खाना बनाना है। आप बाहर से आते हैं, उसमें दो चम्मच नमक के डाल देते हैं तो क्या होगा? खाना बेकार हो जाएगा। जब भी आप बाहर एक कुदरत की रेसिपी है, आप जब भी कोई डिस्टर्बेंस उसमें करते हैं तो उससे फायदा नहीं, उससे नुकसान होता है। अब पेरेंटली हो सकता है आपको कोई यानी कि नजर आए को फायदा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कभी कोई काम ना करें। कुदरत के जो तरीका निज़ाम है उसमें किसी चीज की भी गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अगला सवाल आदरणीय समुद्र सिंह जी, आप सादर आमंत्रित थे, अपना सवाल करें। आदरणीय समुद्र सिंह जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सादर आमंत्रित थे। आदरणीय बलराज सिंह जी, अपना सवाल कर सकते, आपका स्वागत है। आदरणीय प्रबंधक जी, हाँ जी, आप अपना सवाल करें। आसिफ सर, गुड मॉर्निंग जी। सर ਪਵਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਬੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਥੋੜੇ ਲੀਫ ਸ਼ੈਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਯੈਲੋਇੰਗ ਔਰ ਥੋੜੀ ਲੀਫ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫਰੂਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਸਿਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਯੈਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਲਗਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਿੱਕੀ ਟਰੈਪ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं बेटा, तुसी कोई ना कोई गलती की है। मैं समझदा कि थोड़ा जड़ा हार्ड पैन अच्छे तरीके ना ब्रेक नहीं होया। हार्ड पैन अगर नहीं ब्रेक होया तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो, या तुसी पानी ज़्यादा लगा। दोनों ही सूरतां जड़ियां ना एक दूसरे नाल जुड़ी ही हैं, यानी कि अगर ते हार्ड पैन ब्रेक होया, ज़्यादा पानी लग भी जाए तो पानी रीस्टोन हो जाता, उन्हां पौधे नूं नुकसान नहीं होता। अगर हार्ड पैन भी ना टुटाया हो सही तरीके ना और पानी भी ज्यादा लगा दो तो फिर डायरेक्टली पौधे ਨੂੰ नुकसान पहुंचदा। ਹੁਣ दूसरी ਜਿਹੜੀ पत्ते येलो होने वाला काम हैगा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟ ਆਏਗੀ
वो इतनी खूबसूरत आएगी कि सिर्फ एक चीज का तुसीं ख्याल करना कि कट चंगी तरह चेक करके कट नूं तोड़ो और पानी नूं लगाना ही नहीं गा, सिट्रस नूं ते पानी लगाने की जरूरत ही नहीं पाई अगर अच्छे तरीके नाल मल्च कीती हो, जरूरत ही नहीं। साडे को इत्थे ऐसे बागात ने जिहड़े 8-8 साल तो अज तक पानी नहीं लग्या, सिट्रस दे मैं पौधों की गल कर रहा, इन्नी गर्मी के बावजूद पानी नहीं लग्या। सिर्फ तुसी माहौल बनाना भाईजान, तुसी माहौल बनाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई वाइट किसी ट्रैप लगाने की जरूरत नहीं, वाइट अपना जो फ्रूट फ्लाई आ ही नहीं सकती, ये कोई ना कोई खराबी है तो जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई अगर आई है तो उसकी वजह से आई है। बहुत शुक्रिया। आदरणीय आर के मेघवाल जी, आप सवाल कर सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी आपकी बातें लगी। मैं तो एक ही सवाल है, मैं राजस्थान नागौर जिला जायल तहसील सोनेली का रहने वाला हूँ। हमारे बरनी खेती यानी बारिश के ऊपर निर्भर है और पानी अंडरग्राउंड का तो बहुत ही गहरा है, खारा है। तो बारिश की जो होती है उसमें भी ये पिकनिक पद्धति से बाजरा, मूंग, मोट, गंवार ये हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब। देखिए क्या क्या करना क्या आपने, जितनी भी बारिश हुई है उस सारे का सारा पानी आपने जमीन में जज़ब करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि उसको उड़ने नहीं देना पानी को। जब आपने सारा बारिश का पानी जमीन के अंदर जज़ब कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, तो वो पानी इतना ज्यादा है कि आप सारा साल जो मर्जी फसल ग्रो करते जाएं, आपको किस पानी की कमी नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जो यहाँ पे बारिशी निज़ाम है उसमें पौधे की रिक्वायरमेंट से 4 गुना ज्यादा बारिश होती है, कम से कम 4 गुना ज्यादा बारिश होती है। 4 टाइम more water is available to you than it is required by the plants। सिर्फ आपने जहां पे बारिश हुई, जहां पे पानी गिरा, वो सारे का सारा जमीन में जज़ब होना चाहिए, रन आउट नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो किस तरह कर सकते हैं? आपने हार्ड पैन तोड़ना है, जमीन के अंदर जो सख्त मिट्टी की तह है उसको ब्रेक करना है ताकि पानी जज़ब होने की जज़ब हो जाए, और फिर आपने तरीके से मल्च कर देना है। वो लाइव मल्च भी हो सकती है, डेड मल्च भी हो सकती है। कोई यानी कि जो कुदरत का निज़ाम है वो ये है कि 1 इंच जगह 1 मिनट के लिए भी नंगी नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। ये कुदरत का निज़ाम है। आप जो कुदरत की वेजिटेशन है देखें, वहां पे कभी कोई आता है कि जी ये फैलो कर दो जी, इसको एक 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए हल चला के छोड़ दो। कुदरत का निज़ाम इस तरह का है कि आप फसल के अंदर फसल लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं। ठीक है ना जी? इसी किस्म की लाइव जो आपकी लाइव जो फसल है वो भी इक्वली काम करती है आपके जमीन को कवर करने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियां बनाई हुई हैं ताकि जमीन नंगी ना रहे। जमीन नंगी का तो कुदरत में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। क्लियर जी? बहुत बढ़िया, इस बार करके और फिर आपको बताएंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे आपको। जी आदरणीय गुरविंदर सिंह जी, सादर आमंत्रित थे आप, अपना सवाल कर सकते हैं। जी हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर आसिफ जी, मैं बटाला तो बोल रहा जी, पंजाब तो जी। बाजवा साहब, मेरा सवाल कोई बहुता वड्डा नहीं गा, मैनू बड़ी खुशी है, मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहुंदा है। मैनू अज बिल्कुल याद आ रही है कि वो जिहड़ा पूरा साउथ अमेरिका का कंटीनेंट है, वो जिहड़े ब्राजील के मिस्टर आई थिंक उन्हां दा नाम हरबर्ट बर्टेज, जिहड़ी तुसीं गल कहिंदे हो ना कि पानी संभालना है ते जमीन की सख्त तह नूं तोड़ना है, सारी कहानी इहदे विच छुपी हुई आ। ते मैं सिर्फ यही अल्लाह ताला को ये मंगदा है भी काश ये जिहड़े पॉलिसी मेकर ने, ये जिहड़े मशीनरी नूं साडे ते खादां दवाइयां नूं साडे ते थोपण वाले लोग आ, काश इस लॉबी दे हैड तुहाडे वर्गे लोग होण। एक आदमी उधर सारे साउथ अमेरिका नूं जिन्ने भी उत्थे 8-10 देश आ, सारिआं नूं
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 35 ਫਸਲਾਂ ਲਈ 35 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੌਬੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਆ, ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ PhD ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहना कि दे आर विंड स्क्रीन फार्मर्स। ये वो हैं कि जो लैंड क्रूजर पे बैठ के जमीन का चक्कर लगा के और वहां पे जाते हैं। और फार्मिंग कौन कर रहा है? वो अनपढ़ मुंशी फार्मिंग कर रहा है। जो अब ये जितने भी लोग हैं ये फ्रंटमैन बने हुए हैं, इनपुट सप्लाई कंपनी फ्रंटमैन है ये। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में, मैं रोज मेरा झगड़ा यही होता है कि मैं कह झूठ बोलते हो तुम लोग, ये तुम लोग इनसे कमीशन लेते हो। वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो ज़राअत का एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो, वो सेक्रेटरी जो भी हो, ये सबको कमीशन जाता है। ये सारी कंपनी जो हैं इनको पैसे देती हैं। और इसलिए ये कभी भी मुझे कोई सिरफरा मुझे जब एक मीटिंग में बुला लेता है, दूसरी दफा नहीं बुलाता, दूसरी दफा मुझे मीटिंग में नहीं बुलाता। इसलिए नहीं बुलाता कि भाई मैं तो उनकी रोजगार जो उनका जो कमीशन आ रहा है उसके ऊपर लात मार रहा हूं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, मेरा जाती दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो है, वी स्टडीड टुगेदर और हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये भी नहीं कर सका, हालांकि ऑनेस्ट आदमी है, ये भी नहीं कर सका क्योंकि बाकी सारे इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं वो माफिया का हिस्सा है। वो ये खाद्य और जहरें बेचने वाले माफिया का हिस्सा है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है जिस वक्त तक हम इस निज़ाम को खुद, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें खुद ये उठ के करना पड़ेगा, ग्राउंड अप सिचुएशन जिसको मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं पिछले 7-8 सालों में कोशिश ही मेरी ये है कि मैं छोटे किसान को ऑगमेंट करूं, छोटे किसान को बढ़ाऊं, उसको हेल्प करूं ताकि वो ऊपर आए और फिर हम अपने इस निज़ाम को ठीक करें। ऊपर से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर। बस मैं तो ये चाह रहा था कि जैसे हमें 20 साल लगे इसी चीज को पता लगते हुए, काश हमारे वो साल बच जाते। अभी तो पंजाब जो इधर वाला पंजाब है, जो हमारा चढ़दा पंजाब कहते हैं, वो एक वक्री ट्रांजिशन च है। इन्हां नूं हुण सानू पता लग गया भी हैवी मशीनरी एक छलावा आ। हुण ਜਿਹੜੇ सीरीयस फार्मर है उन्हां नूं पता लग गया कि जे तुसीं ਬੈਡਾਂ ਤੇ फसल ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आदरणीय मनदीप सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मनदीप जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अमरजीत सिंह जी। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं ते जसकरण सिंह खालसा ने तो 11 जनवरी 2021 तो सर दा एक पंजाब दा ग्रुप बनाया, बैड मल्चिंग बिना वाहे खेती। मैं तो ये कहना कि तुसी सारे किसान आप तो यकीन करो ही,
ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਘਰ ਤੀਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਐਦੋਂ ਸੌਖਾ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਚੁੰਝ ਦਾ ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੜ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਮੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਚਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਮਲਚਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਿੱਟ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਮਲਚਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਖੇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਚ ਦੀ। ਮਲਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਲਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਲਚ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੁਦ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲकुल बिल्कुल 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 जबरदस्त जी। और कोई सवाल? आदरणीय समुद्र सिंह जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदरणीय समुद्र सिंह जी, आप अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। धन्यवाद जी आ रही। नमस्कार।